आज हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे विस्कोसिटी का न्यूमेरिकल्स अभी बाकी है, तो जब ये हम लोग पढ़ लेंगे तब इसका और विस्कोसिटी का एक साथ हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो ये भी आज और कल 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश आप लोग पहले करो कि इलास्टिसिटी एग्जैक्टली होता क्या है। चलो देखते हैं थोड़ा बहुत तुम लोग, मतलब एक्चुअली होता क्या है ना कि तुम लोग कोशिश सही किए हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि रियलिटी को हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हम लोग जानते हैं इलास्टिसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू बॉडी अपने शेप एंड साइज को रीगेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि ये सब सिनेरियो होता क्या है, कब बॉडी को ऐसा नीड होता है कि वो अपने शेप और साइज रीगेन करने की वो कोशिश करता है, कब वो नहीं करता है, क्या ऑल द टाइम वो कोशिश करता है कि अपना शेप और साइज रीगेन करे। तो इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि सपोज करो यहाँ पर हम 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल ले लेते हैं। एक जो मटेरियल है कुछ इस तरह का है, सपोज करो इस तरह का एक मटेरियल ले लिए। ग्रेस पार्क वाले 3-4 लोग लग रहा है ज्वाइन नहीं किया, एक बार हमको इन्फॉर्म करना तो कौन कौन नहीं किया है, एक बार देख लेना। तो क्लासेस तुम लोग इरेगुलर रहते हो ना, वीडियो क्लास के चक्कर में रहते हो, बहुत गलत चीज़ है तुम लोग का ये सब। एक्चुअली देखो, एक मटेरियल ऐसे ले लिए और एक मटेरियल इस तरह का कुछ ले लेते हैं। ठीक है, और एक मटेरियल हम लोग कुछ इस तरह का ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह का एक मटेरियल ले लेते हैं, 2 डिफरेंट मटेरियल हम लोग ले लेते हैं। इस मटेरियल को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं। इस मटेरियल को यहाँ पर हम फिक्स्ड कर दिए, यहाँ पर एक फिक्स्ड कर देते हैं। ठीक है, और करते क्या है कि ये जो मटेरियल है इसका कुछ नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम नहीं दे सकते हो। ये मटेरियल हम कौन सा ले रहे हैं, ये मटेरियल हमको एग्जैक्टली एक्चुअली देखो बहुत छोटा टॉपिक है, 2 क्लास का, मैक्सिमम 2 क्लास का ही टॉपिक है, बट ये भी है काफ़ी कंसेप्चुअल है। और इसके साथ भी हम लोग के क्या होता है कि जो कंसेप्ट होता है, गलत कंसेप्ट पूरा सर्कुलेट हो रखा है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा सही से समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक मटेरियल ऐसे ले रहे हैं और ये जो मटेरियल है इस पर एक फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और सेम अमाउंट का फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। इस मटेरियल पर एक फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर एक फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो और ये जो मटेरियल है इसको हम लोग पुट्टी कह सकते हो। पुट्टी का नाम हो सकता है कि बहुत लोग पुट्टी टाइप कहने का मतलब क्या है कि सिंपल, जैसे ये जो मटेरियल और इस मटेरियल को अगर हम लोग कंपेयर करें, तो अगर इसको कंपेयर करोगे तो अगर ध्यान से देखो, पुट्टी का मतलब जैसे तुम लोग ये देखो ना, मड मड मतलब जो मड टाइप हो सकता है। पुट्टी का मतलब जो पता नहीं, ये सब देखे हो कि नहीं देखे हो, नहीं देखे हो तो इसको सिंपल से हम करते हैं, पुट्टी ना लेकर तुम डायरेक्ट मड लिखो, मतलब अ पार्ट ऑफ मड है। जैसे कीचड़ का जो मड मतलब ये तुम्हारा कह सकते हो मिट्टी का जो हम लोग नहीं बनाते स्मॉल सेगमेंट ऐसा, जैसे मिट्टी का कोई भी मतलब कच्ची मिट्टी का तुम क्या करते हो, जैसे कई बचपन में खेले होगे वो कच्ची मिट्टी का दिया हुआ जैसे कुछ बच्चे लोग बनाते हैं, तो उसी तरह का मिट्टी का एक पार्ट हम ले लेते हैं, तो एक मड का पार्ट ऐसा ले लिए। ठीक है, और ये रबड़ है। ठीक है, ये 2 सिनेरियो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, एकदम इसको पूरा विजुलाइज करने की कोशिश करना है, क्योंकि सारा खेल विजुलाइजेशन का है। फॉर्मूला बहुत ही मतलब कह सकते हो सिंपल फार्मूला है। ठीक है, तो एक मटेरियल हम लोग ले लिए, इस मटेरियल को हम लोग मड का सेगमेंट कर रहे हैं और एक रबड़ ले लिए। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है कि अगर पहले सिनेरियो में तुम लोग देखोगे, तुम लोग जो कुछ भी पढ़े उसको पूरा पहले दिमाग से निकाल दो, क्योंकि इलास्टिसिटी को लेकर एक डेफिनेशन तुम एकदम सही बोलते हो, गलत नहीं बोलते हो, बट क्या होता है ना कि उसको थोड़ा सा रिलेट करने में, रियलिटी को रिलेट करने में तुमको दिक्कत हो थोड़ा सा। इसको एक इस एग्जांपल के बाद तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये पहला सिनेरियो ले रहे हैं जिसमें एक कह सकते हो कि मड का एक मतलब मिट्टी का एक छोटा सा मतलब गीली मिट्टी का एक ऐसा हम लोग पार्ट बना दिए हैं। ठीक है, और ये एक रबड़ है। ठीक है, अब करते क्या है कि अगर यहाँ पर देखोगे तो इस मड पर दोनों तरफ से हम लोग पुल कर रहे हैं, जो मड का पार्ट है उसको हम लोग दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं, ऐसे पुल कर रहे हैं। तो जैसे ही पुल करोगे तो पुल करने का मतलब क्या है कि ये बताओ कि इस पूरे सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस पूरे सिस्टम पर तुमसे अगर कोई बात करे कि यहाँ पर अगर इसको पूरे सिस्टम, इसको सिस्टम कंसिडर कर लें, तो तुमसे कोई पूछा कि ये बताओ कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स का अमाउंट कितना होगा, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स, कोई बताएगा? इस सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। इक्वल अमाउंट का फोर्स हम एग्जर्ट कर रहे हैं। ठीक है,
इक्वल अमाउंट का, फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग क्या करें, इक्वल अमाउंट का फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो जैसे फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो इस पर टोटल नेट फोर्स 0 है। तो हमको पता है कि नेट फोर्स 0 है, दैट मीन्स रिलेटिव टू दैट फ्रेम, जिस फ्रेम में इसको रखा गया उस फ्रेम के रिलेटिव ये मूव नहीं करेगा। ये तो मोशन का कंसेप्ट हमको पता है, लेकिन मूव तो नहीं करेगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या देखा गया कि ये मूव तो नहीं करेगा, बट जैसे इसको तुम फोर्स एक्सर्ट करोगे तो ये जो मड वाला पार्ट है ये कुछ इस तरह दो पार्ट में तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऐसे अगर हम लोग दिखा सकते हैं, दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ब्रेक हो गया। इसके कंसेक्वेंस की वजह से मतलब कि ये पूरा होल सिस्टम डिस्प्लेस नहीं होगा, लेकिन जो नेट फोर्स एक्सर्ट किए ये तुरंत यहाँ से टूट जाएगा। ऐसा पकड़ के इसको ऐसा खींचे हो तो ये उसी इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट तुम ये जो दोनों फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे, इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट का जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो ये तुरंत ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये टूट जाएगा। ठीक है, तो ये टूट जाएगा। लेकिन अगर रबड़ के केस में देखोगे तो ये थोड़ा सा क्या होगा कि जैसे ही तुम फोर्स एक्सर्ट करते हो तो ये रबड़ क्या होता है कि थोड़ा सा इलोंगेट होगा, ऐसे इलोंगेट होगा, यहाँ से कुछ इलोंगेट हो गया, इसका लेंथ बढ़ेगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। तो जैसे ही लेंथ बढ़ा तो तुम लोग ध्यान से देख सकते हो कि ये जो इसका लेंथ यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, जितना अमाउंट भी इसका लेंथ इंक्रीज किया, दिस इंक्रीज लेंथ इज नोन एज डेल्टा एल। इसको डेल्टा एल ले लेते हैं। ठीक है, इसका इनिशियल लेंथ मान लो सपोज करो एल है, और जैसे ही इस तरह का फोर्स तुम अभी भी एक्सर्ट कर रहे हो तो ये फोर्स अभी भी एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ फिक्स्ड किया हुआ है, ये ध्यान रखना, फिक्स्ड किया हुआ है। चाहे यहाँ को भी सेम अमाउंट का दोनों एंड पर फोर्स एक्सर्ट करो, इस एंड को फिक्स किया, इस पर फोर्स एक्सर्ट करें। ठीक है, तो ये एक्सटेंड हो गया, इसका लेंथ कितना हो गया, डेल्टा एल हो गया। अब सोच के बताओ कि ये इन दोनों सिनेरियो में डिफरेंस क्या है। इस पर नेट इसको सिस्टम लिए थे, अगर हम यहाँ अगर रबड़ को भी एक बाउंड्री बना दें, रबड़ अगर हम लोग का एक सिस्टम है तो डेफिनेटली ये जो सिस्टम है ये इस सिस्टम ये मूव नहीं कर रहा, क्योंकि ये तुम्हारा केवल इलोंगेट हो रहा, मूव नहीं कर रहा। तो इस पर भी हम लोग कह सकते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम 0। नेट फोर्स 0 क्यों होगी, तुम जो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो और जहाँ ये सपोर्ट किया गया है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जो वॉल है उसको अपनी तरफ पुल कर रहा होगा। तो जितना तुम फोर्स यहाँ एक्सर्ट करोगे उतना ही फोर्स ये वॉल इस रबड़ पर एक्सर्ट करेगा। तो इस सिस्टम पर देखेंगे नेट फोर्स 0 है। ठीक है, लेकिन अगर नेट फोर्स 0 है तो ये डिस्प्लेस नहीं होगा, ये डेफिनेटली डिस्प्लेस नहीं होगा, मतलब ये मतलब मूव नहीं करेगा। लेकिन ये क्या हो रहा है कि इसका जो लेंथ है वो लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, और ये जो लेंथ इंक्रीज किया ये कोई बहुत ऐसा कह सकते हो कि इसमें तुमको प्रैक्टिकली करके दिखाना है नहीं, ये तुम बहुत बार देखे होगे अपने सराउंडिंग, जब भी रबड़ को ऐसा खींचते हो तो इलोंगेट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? और दोनों एंड को होल्ड करते हो, ये नहीं कि एक एंड को खुला है दूसरा एंड को पकड़ के करोगे तो वो मूव करना शुरू करेगा, लेकिन दोनों एंड को होल्ड करके अगर खींचना शुरू करोगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो उस पूरे सेगमेंट ऑफ द रबड़ पर क्या होगा कि नेट फोर्स 0 है, बट वो फोर्स की वजह से क्या होगा, इलोंगेट होगा। ठीक है, तो एक्चुअली देखो यहाँ पर क्या है कि अभी तक हम लोग जो कुछ पढ़ रहे थे केवल फोर्स पढ़ रहे थे, फोर्स का इफेक्ट ऑन अ सिस्टम क्या होगा, वो मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं इस मटेरियल के, कह सकते हो कि जो फोर्स हम एक्सर्ट कर रहे हैं इस फोर्स की वजह से अगर ध्यान से देखोगे तो ये मोशन क्रिएट नहीं कर रहा, ये मोशन रिलेटिव टू दैट फ्रेम, जिस फ्रेम में रखा गया है, मतलब अर्थ के फ्रेम में रखा गया है, उस प्लेटफॉर्म पर ये सारे ऑब्जेक्ट को एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, और तुम कहोगे सर ये स्टैंड है, ये रबड़ यहाँ कनेक्टेड है, तो ये अर्थ के फ्रेम में कैसे है, तो भाई अर्थ के फ्रेम में उसी को कहते हैं जो अर्थ के रिलेटिव रेस्ट में होता है। ठीक है, तो अर्थ का जो सरफेस है वो रेस्ट में है, और उसके साथ स्टैंड अगर तुम फिक्स कर दिए तो स्टैंड भी क्या है, बोल नहीं रहे, स्टैंड क्या है, स्टैंड भी तो उसके साथ क्या है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो एक्चुअली क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू अर्थ अगर रेस्ट में है तो वो भी अर्थ का फ्रेम हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस फ्रेम में ये कह सकते हो अर्थ के फ्रेम में ये तुम्हारा क्या है, रेस्ट में, मतलब अर्थ के फ्रेम में रखा गया, उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, जबकि नेट फोर्स इस पर क्या है, क्योंकि और सिंपल सा रीजन है क्यों रेस्ट में, क्योंकि इस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यह नेट फोर्स इसके मोशन को अफेक्ट नहीं कर रहा, या नेट फोर्स मोशन को अफेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये इसका टोटल अमाउंट एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम 0 है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये नेट फोर्स जो है इस बॉडी में सर्टेन अमाउंट का डिफॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, मतलब मोशन उसको नहीं प्रोवाइड कर रहा, मोशन नहीं दे रहा, क्योंकि वो नेट फोर्स का अमाउंट 0 है। न्यूटन के अकॉर्डिंग ये जो बॉडी है रिलेटिव टू दैट फ्रेम वो जब भी मूव करेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो नेट फोर्स 0 नहीं तो मूव नहीं करेगा। बट हम क्या देख रहे हैं कि स्पेशल इफेक्ट देख रहे हैं जो ओनली रिलेटेड टू दैट मटेरियल, रिलेटेड टू नॉट दैट फ्रेम, उस फ्रेम से रिलेटेड नहीं, उस ऑब्जर्वर से रिलेटेड नहीं जो इसको देख रहा है, तुम देख रहे हो तुमसे रिलेटेड नहीं है। ये सिंपल ये दोनों फोर्स का एक सर्टेन एक पर्टिकुलर टाइप का इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं।
लॉजिकली एकदम रिलेट करने की कोशिश करो इसको। इसका हम देख रहे हैं कि मोशन क्रिएट नहीं कर रहा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्जर्वर का कोई मतलब ही नहीं बनता है, फ्रेम का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये जो नेट फोर्स जो जीरो होने के बाद भी ये उस मटेरियल पर एक सर्टेन इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा, बट दैट इन्फ्लुएंस इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी टाइप ऑफ मोशन। लेकिन ये इन्फ्लुएंस एक सर्टेन इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा। ये समझ में आया कि नहीं आया? या जो नेट फोर्स है, सिंपल सी बात, हम फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, कोई मतलब इन्फ्लुएंस इसका होना चाहिए था, लेकिन नेट फोर्स जीरो होने की वजह से मोशन के रिलेटिव कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। बट अगर हम देखें मटेरियल के पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सेम अगर हम यहाँ भी एक्चुअली कर सकते हो, वॉल भी यहाँ पर सेम फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, सेम फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर देखें कि ये अगर 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, तो नेट फोर्स जीरो आएगा, ये भी 10 है, ये भी 10 है। लेकिन सोचो ये जो नेट फोर्स दे रहे हैं, भले टोटल अमाउंट इस मटेरियल पर जीरो, इसका भी टोटल अमाउंट जीरो है, लेकिन ये जो दोनों फोर्स है और ये दोनों फोर्स के प्रति जो मटेरियल है, इसका रिस्पॉन्स जो है कुछ डिफरेंट टाइप का रिस्पॉन्स है। अगर हम इन दोनों सिनेरियो को कंपेयर करें, तो ये जो सिस्टम ले रहा है और ये सिस्टम है जो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, तो ये फोर्स क्या है, नेट फोर्स को हम लोग कह सकते हैं एक तरह से इस बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, मोशन में लाने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। बट एक सबसे इंटरेस्टिंग क्या देख रहे हैं कि ये जो फोर्स है, देखो इसको डिफॉर्म कर रहा है। डिफॉर्म मतलब कि उसका शेप एंड साइज को बदलने की कोशिश कर रहा है। देखो इसका साइज क्या हो गया, बदल गया, इसको भी अफेक्ट कर रहा है, इसके साइज को। तो कहने का मतलब इस तरह के फोर्स को एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं। मतलब किसी मटेरियल पर, एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट क्या है, किसी मटेरियल पर लगने वाला वह टोटल फोर्स जो उसके शेप एंड साइज को मतलब चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है। चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन चेंज करने की कोशिश करता है, तो उस तरह के फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो यहाँ से या फोर्स जो तुम नॉर्मल फोर्स देते हो वो तो है ही है, उसके साथ इसको एक रिलेटिव टू मटेरियल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये जो मटेरियल है ये दो नेट फोर्स के प्रति कुछ मतलब अलग से रिस्पॉन्ड कर रहा है, और ये मटेरियल भी इस टोटल नेट फोर्स के प्रति जीरो ही है, बट टोटल इस नेट फोर्स के प्रति उसका एक अलग वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये नेट फोर्स इस मटेरियल को अफेक्ट कर रहा है, तो अगर मटेरियल को अफेक्ट करने का मतलब उसके शेप एंड साइज को बदलने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरह के फोर्स को एक अलग से नाम दे देते हैं, हम लोग कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, इस तरह के चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से एक लॉजिकली तुम मतलब सोच सकते हो, एक रीजनिंग के साथ अरेंज किए, एक एक चीज़ एकदम रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो तब तुम क्या सोचोगे, अच्छा इसका मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स क्या कोई न्यू फोर्स है, कोई बता सकता है? एकदम सही है, एकदम कोई न्यू फोर्स नहीं है। मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स किसको कहेंगे, वह टोटल फोर्स, ठीक है, वह टोटल फोर्स जो उस सिस्टम को, ये नहीं कहेंगे कि मोशन में ला रहा कि नहीं ला रहा, हमको उससे मतलब ही नहीं, मोशन से कोई मतलब ही नहीं है, मोशन से हमको कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि ऐसा टोटल फोर्स जो उस बॉडी के शेप एंड साइज को अफेक्ट कर रहा, उसको चेंज कर रहा, ठीक है। एक्चुअली वो चेंजेस तुमको परसीव कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन डेफिनेटली वो चेंज करता है। वो चेंज हो सकता है कि बहुत छोटा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेज हो, ठीक है। कहने का मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा, दैट मीन्स देयर विल बी सम चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा क्या करें? डिफॉर्मिंग फोर्स डेफिनेटली, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स है चेंज हो रहा होगा, लेकिन वो चेंज हो सकता है कि बहुत स्मॉल हो सकता है कि इतना सफिशिएंट हो कि उसको तुम प्रैक्टिकली देख पाओ, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको यहाँ रखे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि हम इसको अगर कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये ऐसे इसको कंप्रेस कर, तुम ये बताओ कि इस बॉडी पर हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस अगर कर रहे हैं, तो क्या इस पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा होगा नहीं, एकदम प्रिसाइज, एकदम जो स्टेटमेंट जो निकलना चाहिए ना फिजिक्स में, एकदम पूरा एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट स्टेटमेंट निकलना चाहिए। तो यहाँ लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि जब इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो एक्चुअली देखो एक नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, और एक कंप्रेशन हम दे रहे हैं, एक नॉर्मल नीचे दे रहे हैं, ठीक है, एक वेट भी नीचे लग रहा है। तो कह सकते हैं कि वेट और मेरा जो फोर्स लग रहा है, ये दोनों मिलकर इस बॉडी को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, और जो नॉर्मल ये टेबल इसको दे रहा है वो उसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। बट दोनों का अमाउंट तीनों मतलब नीचे वाला दोनों फोर्स ऊपर वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है, इसलिए इस पर नेट फोर्स जीरो है। बट इस तरह का फोर्स क्या है, नेट फोर्स जीरो है। जब भी नेट फोर्स जीरो होगा, अगर 2-3 फोर्सेज लग रहा होगा, तो इस बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा होगा। इस सोचो, ऐसे सोचो ना, ऐसे ही देख सकते हैं इसको, ये ऐसे फोर्स एग्जर्ट कर दिए, ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या हो, डिस्प्लेस नहीं हो रहा, बट रिलेट मतलब कह सकते हो कि इस मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो क्या होगा,
तो ये जो नेट फोर्स है इसको कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। क्यों? क्योंकि ये इसका शेप जो भी है, इस शेप इसके शेप को या साइज को वो क्या करा, कंप्रेस करने की कोशिश करा, इसके कह सकते हो कि इसके लेंथ को छोटा करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह के फोर्सेस को डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो देखो डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, अब देखो इसका लेंथ छोटा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा तो उसका साइज छोटा होगा या नहीं होगा? हो रहा साइज छोटा हो रहा है। लेकिन क्या बोले थे कि डिफॉर्मिंग फोर्स है तो डेफिनेटली वहां पर उसका शेप साइज कुछ भी चेंज कर रहा होगा। देयर मस्ट बी सम चेंज इन द मटेरियल, कुछ चेंज हो रहा होगा। वो चेंज इतना स्मॉल होगा कि हो कभी कभी इतना स्मॉल होगा कि तुम उसको डायरेक्ट अपेरेंटली तुम फील नहीं कर सकते हो, और कुछ चेंजेस ऐसा होगा जिसको तुम अपेरेंटली फील कर सकते हो। जैसे एक रबड़ को अगर हम पुल करें तब उस कंडीशन में क्या होगा बताओ? एक रबड़ को तो वो अपना लेंथ वो इलोंगेट करेगा, और जो चेंजेस हो रहा है डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से वो चेंजेस तुमको दिख रहा है, तो तुम करोगे नहीं इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, तुम इसमें करो नहीं हो रहा। लेकिन जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स होगा तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसका रिजल्ट क्या है कि देयर मस्ट बी सम चेंजेस इन शेप एंड साइज, कह सकते हो शेप और साइज ऑफ द इन द बॉडी, कुछ ना कुछ चेंज करेगा। दैट चेंज हो सकता है कि इट माइट बी स्मॉल और इट माइट भी कह सकते हो मतलब सफिशेंटली कह सकते हो फाइनाइट चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन चेंज होगा। ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो एक्चुअली देखो ये भी डिफॉर्मिंग फोर्स है। यहाँ पर ये नेट फोर्स 0 है लेकिन इस मटेरियल पर लग रहा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये मटेरियल को, ये डिफॉर्मिंग फोर्स का नेचर ही क्या है? मैं उसके शेप एंड साइज को डिफॉर्म कर देगा। डिफॉर्म मतलब उसको बिगाड़ देगा। डिफॉर्मिंग का सबसे शुद्ध मतलब होता है उसको उसके शेप एंड साइज को बिगाड़ देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। ठीक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स उसी को कहेंगे जो मटेरियल के शेप एंड साइज को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स को यमराज की तरह मान सकते हो। कहोगे सर ये कहाँ लेके चले गए? तो यमराज क्या करते हैं, हम लोग के बॉडी से आत्मा को क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। इन द सिमिलर वे ये डिफॉर्मिंग फोर्स क्या कर रहा है, जैसे वो यमराज हम लोग बॉडी को डिफॉर्म कर देते हैं। आज मरने के बाद आधे घंटे बाद बॉडी क्या होता है, गजब तरीके से डिफॉर्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? महकने लगता है, सड़ने लगता है। इन द सिमिलर वे डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करेगा, इस मटेरियल को मतलब इसके शेप को बिगाड़ देगा। जब भी लगेगा तो बिगाड़ देगा। ठीक है, तो देखो एक्चुअली क्या है कि ये डिफॉर्मिंग फोर्स उसी तरह का है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो सिंपल सा ऐसे समझो कि कोरोना ही एक तरह से यमराज की तरह है कि नहीं है? ठीक है, अगर मान लो कि कोई 90 साल का इंसान हो, उसको कोरोना हो गया, और वो समझो कि वो यूके वेरिएंट जो सबसे खतरनाक है, यूएसए वेरिएंट जो होता है जिससे डायरेक्ट आदमी मर जा रहा है, तो उस बूढ़े आदमी को अगर कोरोना हो गया तो कोरोना क्या करेगा, एक डिफॉर्मिंग फोर्स की तरह काम करेगा। वो उस इंसान के बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा। वो जो बूढ़ा आदमी है वो क्या करेगा, उसके बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो उसका उस आदमी का प्रॉपर्टी है। बोल नहीं रहे, बूढ़े आदमी का जो इम्यूनिटी है वो उस बूढ़े आदमी का क्या होगा, उसका प्रॉपर्टी है, उसी का ना प्रॉपर्टी है मतलब। ठीक है, और कह सकते हो एक यंग पर्सन को हो रहा है, उसका भी कुछ इम्यूनिटी है। दोनों को सेम टाइप का वेरिएंट का तुम्हारा कह सकते हो कोविड वायरस पकड़ा। ठीक है, दोनों को कोरोना हुआ। अब सोचो क्या होगा, दोनों के बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा कोरोना, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, दोनों का तो बूढ़ा क्या होगा, वो तुरंत हो सकता है कि वो उसका इम्यूनिटी इतना कम हो, 90 साल का, मतलब उसी समय वो मर जाए। लेकिन हम लोग का क्या होता है कि हम लोग का बॉडी जैसे कोरोना होता है तो हम लोग का इम्यूनिटी क्या होता है, उस कोरोना से क्या होता है, लड़ता है, मरने नहीं देता है। कोरोना मारना चाह रहा है। जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स इस बॉडी के शेप को बदलने की कोशिश कर रहा है, मतलब पूरा तहस नहस करना चाह रहा है। यहाँ भी करना चाह रहा है, यहाँ भी करना चाह रहा है। जैसे कोरोना उस बूढ़े के साथ और उस जवान के साथ, उसके कह सकते हो कि उसको पूरे बॉडी को क्या कर रहा है, उसको तहस नहस करने की कोशिश कर रहा है। तो कोरोना कह सकते हो हम लोग बॉडी के लिए एक डिफॉर्मिंग फोर्स की तरह है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा कि उस कोरोना के प्रति जो रिस्पॉन्ड है पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। बोल नहीं रहे हो यार। और कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो उसको एकदम कह सकते हो कि उसके प्रति रिस्पॉन्ड मतलब उसको कोई मतलब उसको जो भी वो कोरोना होगा तो उसको क्या होगा, उसका इम्यूनिटी लगभग 0 होगा। 0 होने का मतलब क्या होगा, उसको वो लड़ ही नहीं सकता उससे।
लड़ नहीं सकते तो मर गया। इन द सिमिलर वे नेचर में ये देखा गया कि जैसे ही हम लोग किसी की अलग अलग मटेरियल पर अगर हम लोग सेम डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो उस सेम डिफॉर्मिंग फोर्स को हम कंडीशन क्या ले रहे हैं, सेम डिफॉर्मिंग फोर्स, जिसे कंपेयर करने में रिलेटिव कंपैरिजन तुम्हारे लिए आसान होगा। तो सेम अगर डिफॉर्मिंग फोर्स अलग अलग मटेरियल पर लग रहा है तो हर मटेरियल क्या करता है कि वो डिफॉर्मिंग फोर्स उसको बिगाड़ने की कोशिश करता है, उसके शेप एंड साइज को, लेकिन उसके अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो ये कोशिश कर रहा है, यहाँ जो कोशिश कर रहा है डिफॉर्मिंग फोर्स, यहाँ भी वही कोशिश कर रहा है। जैसे कोरोना यहाँ डिफॉर्मिंग फोर्स फॉर सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी इसको कोरोना की तरह ट्रीट करो, और इस बॉडी को एक ह्यूमन बॉडी, इस मटेरियल को एक ह्यूमन बॉडी की तरह ट्रीट करो, ठीक है। और ये ह्यूमन बॉडी क्या है, यंग ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। और इसको कोरोना हम लोग ले लेते हैं, और ये कोरोना यहाँ पर ऐसे है, और इसको हम लोग ओल्ड कर सकते हो कि बॉडी ह्यूमन बॉडी कंसिडर कर सकते हो, ह्यूमन बॉडी। ये एनालॉजी के बाद ना कह सकते हो तुमको समझने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। अब सोचो ये जो कह सकते हो कि ये क्या कर रहा है कि जो काम डिफॉर्मिंग फोर्स इस मटेरियल पर करना चाह रहा है, यहाँ भी वही काम करना चाह रहा है, इसको बिगाड़ना चाह रहा है, बट ये क्या कर रहा है कि इस डिफॉर्मिंग फोर्स जो करना चाह रहा है उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहा। कर ठीक है, जो करना है करो, तोड़ना है तोड़ दो। तो ये जो मड है, मड को खींचोगे तो ये क्या होता है, टूट जाता है। बोल नहीं रहे हो? अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर भी तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगा, इसमें सेम डिफॉर्मिंग फोर्स यहाँ भी लगा रहे हैं इस मटेरियल पर। तो ये क्या कर रहा है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स कर रहा है कि उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये टूटा कि नहीं टूटा, देख रहे नहीं टूटा, टूटा ही नहीं, टूटा। बोल नहीं रहे हो? आर्यन मिश्रा, उसने क्या किया, इसको रेजिस्ट किया, डिफॉर्मिंग फोर्स के इस मटेरियल ने क्या किया, रेजिस्ट किया कि नहीं किया? इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रेजिस्ट करने का प्रॉपर्टी जो है, जैसे ह्यूमिडिटी होता है, इसी तरह के हर मटेरियल के अंदर एक कह सकते हो कि मतलब जो भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है उसके कॉन्सिक्वेंस के कारण उसके अंदर एक सर्टेन इम्यूनिटी पावर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि उसका शेप ना बिगड़े। लेकिन ये देखो बॉडी इसने एकदम रेजिस्ट नहीं किया, तो इस तरह के बॉडी को कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिक बॉडी। और इस तरह के बॉडी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक बॉडी। इस तरह के बॉडी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक बॉडी। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग मटेरियल पर अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे और जो मटेरियल एकदम रिस्पॉन्ड नहीं करेगा टू दैट डिफॉर्मिंग फोर्स, ये मटेरियल एकदम रिस्पॉन्ड नहीं किया, बोले तोड़ना है तोड़ दो, मड को अगर खींचोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे खींचोगे तो ये टूट जाएगा उस इंस्टेंट। क्या वो रेजिस्ट किया कि नहीं भाई हम मेरा शेप मत तोड़ो, हम या अपने उसको रिस्टोर करने की कोशिश किया कि नहीं किया? नहीं किया। जैसे हम लोग का इम्यूनिटी, तो उस बूढ़े आदमी का इम्यूनिटी भी लगभग 0 होता है, मतलब उसके अंदर कोई ऐसा प्रॉपर्टी है ही नहीं है। कोरोना हुआ तो मरना ही है उसको, उसी इंस्टेंट उसको मरना है, उसी समय ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, उसी समय मर जाएगा। तो उस तरह तो कह सकते हो कि अगर हम पूरे यूनिवर्स को देखें, एकदम थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि अगर हम देखें, ठीक है, ये हम लोग का यूनिवर्स है, तो इस यूनिवर्स में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 2 तरह का बॉडी एग्जिस्ट करता है। एक जो कह सकते हो कि एक जो बॉडी है जो जीरो कह सकते हो कि मतलब कह सकते हो कि जीरो इफोर्ट लगाता है टू रीस्टोर इट्स शेप एंड साइज। लेकिन ये कब लगाएगा, ये हर समय नहीं लगाएगा जब डिफॉर्मिंग फोर्स होगा। ये जीरो इफोर्ट लगाता है मतलब टुवर्ड्स किसके टुवर्ड्स लगाता है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स के टुवर्ड्स, ठीक है। मतलब ऐसा मटेरियल, ऐसा ऑब्जेक्ट जो जीरो इफोर्ट लगाता है टुवर्ड्स डिफॉर्मिंग फोर्स, इस तरह के बॉडी को कहा गया प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। लेकिन ऐसा बॉडी, ध्यान से देखो, नेक्स्ट एक ऐसा हम लोग बॉडी लेते हैं जो कुछ इस तरह का एक बॉडी है, ठीक है। और ये जो बॉडी है ये क्या करता है कि some effort to restore its shape and size किसके प्रति लगाता है,
to the deforming force, to the deforming force, to the deforming force, to the deforming force, deforming force। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब अगर हम अपने यूनिवर्स में देखें जितने भी मटेरियल है उन पर जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाएगा तो उसके प्रति उनका जो रिस्पॉन्ड होगा अलग अलग तरह का होगा। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली तुम्हारा क्या होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स को, जो कंप्लीटली डिफॉर्मिंग फोर्स को कोई रेजिस्टेंस देंगे ही नहीं। कुछ कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जब भी उन पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से उसको कोई इफर्ट देगा ही नहीं। तो इस तरह की बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बॉडी। जैसे वैक्स कह सकते हो, ठीक है, पुट्टी कह सकते हो जो दीवार वाल में लगता है, और दूसरा होता है मड। ये लगभग ये तीन चीज़ें प्लास्टिक बॉडी होता है। इनको जब भी तुम डिफॉर्म करने की कोशिश करोगे ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ये डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ बॉडी जो होता है जिस पर तुम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो अपने शेप को रिगेन करने की कोशिश करता है। जैसे तुम्हारा हो गया कुछ मटेरियल, जैसे कॉपर हो गया, स्टील हो गया, रबड़ हो गया, हर मटेरियल कुछ ना कुछ, ठीक है, इस तरह का ETC बहुत सारा मटेरियल हो सकता है। मतलब लगभग बहुत सारा मटेरियल ऐसा है जिस गर्म करके नहीं, उसको भी अगर तुम किसी तरह से लोड दे दो, जैसे कहने का मतलब क्या है कि क्रेन से किसी चीज़ को उठाते हो, भारी चीज़ को, तो जो उसमें स्ट्रिंग लगा रहता है, जो तार लगा हुआ रहता है, केबल तार आयरन का बना हुआ रहता है, तो वो तुम्हारा क्या होता है, वो भी डिफॉर्म होता है। वो लोड होता है, लोड की वजह से क्या लगता है, लोड की वजह से वो डिफॉर्म होने की कोशिश करता है, वो डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक सर्टेन प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से अगर वो लोड हटा दोगे, लोड हटा दोगे, ठीक है, जैसे कहने का मतलब रिस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे अभी हम लोग क्या देख रहे थे, ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा तो उसके प्रति वो एक रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब वो डिफॉर्म नहीं होना चाहता है और उसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। और वो कौन सा मटेरियल हो सकता है, कॉपर, स्टील, रबर, आयरन, ये सब कुछ हो सकता है। जितना भी कुछ ना कुछ मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी डिवाइस को बनाने के लिए, हर मटेरियल का कुछ ना कुछ क्या होगा, ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स दोगे तो वो उस डिफॉर्मिंग फोर्स से बचने की कोशिश करता है, अपनी शेप को रिस्टोर करने की कोशिश करता है। तो इस तरह के बॉडी को इलास्टिक बॉडी कहते हैं, ठीक है। इस तरह के बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडी। दैट मीन्स हम लोग के यूनिवर्स में दो तरह का बॉडी है। एक प्लास्टिक बॉडी जो एकदम जीरो एफर्ट लगाएगा अपने शेप को और साइज को रिगेन करने की, तो उस तरह के बॉडी को कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। और ऐसा बॉडी, इलास्टिक बॉडी किसको कहेंगे। और कुछ मटेरियल को इस कैटेगरी के होते हैं कि जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है जो उसके शेप एंड साइज को बदलने की कोशिश करता है तो वो उसको रेजिस्ट करता है, वो शेप को अपना क्या करता है, रिगेन करने की कोशिश करता है। समझ में आ रहा है? एक्चुअली देखो ये सब मटेरियल का प्रॉपर्टी तुमको जानना होगा। वो जैसे पॉलीथीन को खींचते हो तो तुम जैसे डिफॉर्म करने की कोशिश करते हो डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जो प्लास्टिक बॉडी होता है, हम परफेक्टली प्लास्टिक बात करते हैं, तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा होता ही है, थोड़ा सा वो कोशिश करता है, लेकिन वो लगभग ना के बराबर होता है, इसलिए उसको प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। तो पॉलीथीन थोड़ा सा कर सकता है, लेकिन बट वो एक तरह से प्लास्टिक बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हो। पॉलीथीन को जैसे ही खींचे, एकदम सही एग्जाम्पल सोचे हो। तो तुम लोग एक्चुअली होता क्या ना, सबसे बड़ा गलती क्या होता है ना, रबड़ की तरह हर चीज़ को सोचते हो। क्या बोले कि डिफॉर्मेशन होगा, वो डिफॉर्मेशन स्मॉल होगा जिसको हम देख नहीं सकते हैं, बट देयर मस्ट बी सम डिफॉर्मेशन। इस तरह का बॉडी होगा तो कॉपर को अगर खींचोगे तो वो पहले क्या होता है, डिफॉर्म होता है, तुमको लगता है टूट जाता है, टूटता कुछ देर के बाद है, बहुत ज़्यादा लोड दोगे तब टूटता है। जब भी वो अंडर टेंशन हुआ, अंडर डिफॉर्मिंग फोर्स हुआ, हाँ वो तुम्हारा हो सकता है। और लेकिन तुम लोग हर चीज़ को रबड़ से एनालॉजी लेना करते हो। रबड़ का तो कह सकते हो कि वो बहुत मतलब ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। ये सब में क्या ना कि तुम देख नहीं पाते, इसलिए तुमको लगता है कि इसके पास ऐसा डिफॉर्मेशन होता है कि नहीं होता, लेकिन होता है। इसमें भी होता है, लेकिन इसमें बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, बहुत कम फोर्स पर, बहुत मतलब कह सकते हो कम फोर्स पर ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा इलोंगेट हो जाता है, इसलिए तुमको दिखता है कि डिफॉर्मेशन फोर्स का इफेक्ट दिखता है, लेकिन इस केस में नहीं दिखता है, लेकिन होता है। लेकिन ये जो बॉडी है ये लगभग जीरो एफर्ट देता है, तो इस तरह की बॉडी को प्लास्टिक बॉडी कहते हैं, जो अपने शेप एंड साइज रिगेन ही करने की कोशिश नहीं, रेजिस्ट ही नहीं करता इस डिफॉर्मिंग फोर्स को, एकदम साफ एकदम छोड़ देता है, जो करना है करो। जैसे इसको एनालॉजी लिए थे हम लोग के साथ, कोरोना तुम लोग के लिए कह सकते हो, इस चैप्टर के लिए तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो कोरोना को हम लोग अपने पर्सपेक्टिव से खराब नहीं कहेंगे, अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को सिखा के जा रहा। समझ में आ रहा? कौन सा?
स्प्रिंग फोर्स डिफॉर्मिंग नहीं हुआ, स्प्रिंग फोर्स रिस्पॉन्स हुआ उसका। तुम स्प्रिंग को खींचते हो, रबड़ के खींचते हो, तो उसके वो जब इसको रोकने की कोशिश करता है तो उसके अंदर एक फोर्स जनरेट होता है। तो तुम स्प्रिंग को जैसे डिफॉर्म करने की कोशिश करते हो, उसके अंदर एक फोर्स जनरेट करता है। उस फोर्स के हेल्प से वो उसको डिफॉर्म होने के लिए वो अपनी शेप एंड साइज को रिगेन करता है, इसीलिए उसका नाम होता है रिस्टोरिंग फोर्स। और जैसे इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दोगे तो इलास्टिक बॉडी का नेचर क्या है, उस शेप को रिगेन कर लेगा। एक स्मॉल डिफॉर्मेशन के केस में जब इलास्टिक बॉडी को तुम डिफॉर्म कर दोगे तो वो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन जब उसको तो इसलिए तुम जैसे इसको छोड़ते हो रबड़ को, फिर वापस शेप रिगेन कर लेता है। तो शेप रिगेन करने के लिए तो तुमको कोई ना कोई यहाँ पे इंटरनल, यहाँ अंदर इसके अंदर कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए। ये वाला जो पॉइंट है, इसको एक पार्टिकल मानो, तो ये यहाँ से यहाँ चल के आएगा। कब आएगा? जब इस पर एक फोर्स लगेगा। तुम इसको तो हटा दिए हो। स्प्रिंग भी तुम्हारा कह सकते हो कि इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करता है। ये स्प्रिंग है, तो हम क्या बोले, ये जो इलास्टिक नेचर है उसका, मतलब कह सकते हैं कि वो जो शेप रिगेन करने का कैपेसिटी है वो अलग अलग उसका शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है। लेकिन हम स्प्रिंग को एक मटेरियल मान रहे हैं। तो स्प्रिंग को जब तुम ऐसे यहाँ फिक्स किए हो वॉल पर, तो जब इधर फोर्स लगाते हो तो ये क्या होता है, ये स्प्रिंग क्या होता है, ये इलोंगेट हो जाता है, इसको ये डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसको रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट करने का मतलब क्या है कि जिस समय तुम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे ये फिर से अपना शेप क्या करता है, रिगेन कर लेता है। मतलब इलास्टिक बॉडी का नेचर क्या है कि रेजिस्ट करने का मतलब क्या है कि जब भी इसको मौका मिला कि अपने शेप को रिगेन करने की कोशिश करेगा, कर रहा है, तुम इसको ऐसे कर रहे हो तो ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि रिगेन, लेकिन वो कर नहीं पा रहा बेचारा। लेकिन जैसे तुम छोड़ दे रहे हो तो कर ले रहा। इस तरह के मटेरियल को इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। बस हो गया, सिंपल सा कंसेप्ट, दिमाग ही नहीं लगाना है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये इसके अंदर ऐसा कोई फोर्स जनरेट नहीं हो रहा है इसके अंदर, इसीलिए तुम जैसे ही इसको पुल कर रहे हो तो ये मड जो, ये कीचड़ का जो टुकड़ा है, ये टूट जाता है, तुरंत टूट जाता है। उसके अंदर इस तरह का कोई फोर्स जनरेट नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि अभी जो पढ़ाएं इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को बस यहाँ से क्या, एक्चुअली देखो रीजनिंग बहुत अच्छा रखना अगर तुमको इसको इस चीज़ को फील करना है तो। क्योंकि इलास्टिसिटी का सबसे बड़ा गलत चीज़ क्या होता है, सारे टीचर बोलेंगे देखो रे क्या होता है, रियलिस्टिक ये होता है कि ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि उसको जैसे ही डिफॉर्म करेंगे अपना शेप को रिगेन करने की कोशिश करता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। लेकिन तुमको बस रट लेते हो और तुमको लगता है भी तुम समझ गए अपने लेवल से, तुमको लगता है नहीं, तुम उस रियलिटी को फील करो, लेकिन तुम फील नहीं करो। पहला जो स्टार्टिंग इस इलास्टिसिटी चैप्टर का है कि तुमको ये देखना होगा कि कुछ फोर्सेस, जब फोर्सेस रिजिड बॉडी पर लगता है जिसके पास एक डायमेंशन होता है, तो ऑलवेज उसमें मोशन क्रिएट नहीं करता है। वो टोटल फोर्स क्या करता है, उसमें कुछ डिफॉर्मेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो क्या होता है कि अलग अलग मटेरियल उस डिफॉर्मिंग फोर्स को अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। एक होता है एकदम में रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो उस तरह के बॉडी को प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। उसके बारे में हमको पढ़ना ही नहीं है यार। जब तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं रहो, जो अगर बुढ़ऊ मर गए, अब उनके बारे में क्या सोचना, मर गए जाओ, उससे तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन हमको इस मटेरियल से मतलब है, जो यंग होगा वही ना परिवार के लिए कुछ कर सकता है, देश के लिए कुछ कर सकता है। कहीं कहीं सुनोगे चाइना में बूढ़े लोग को मार दिया जाता है, क्योंकि वो किस तरह हो जाते हैं, प्लास्टिक बॉडी हो जाते हैं। भाई कोनो काम का नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग के देश में ऐसा वैल्यूज एंड इथिक्स, ऐसा मोरल नहीं है। बहुत अच्छा मोरल है। हम लोग बड़े बुजुर्ग को बहुत आदर की भाव से देखते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, और हम लोग के परिवार को वो लोग एसेट होते हैं, उनके बिना परिवार पूरा सोना लगता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये जो मड है और ये जो रबड़ है, हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, ये कुछ दो टाइप का मटेरियल होता है। सिंपल सी बात है, जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स का कंसेप्ट आएगा, जब भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा, कोई भी मटेरियल पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा, तो वो क्या करता है कि उस डिफॉर्मिंग फोर्स के प्रति उसका कुछ एक सर्टेन रिस्पॉन्ड होता है उस मटेरियल का, जो इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको तुम बदल नहीं सकते हो, गॉड गिफ्टेड है। तो ये मटेरियल के अंदर क्या है कि ऐसा कुछ गॉड गिफ्ट नहीं मिला हुआ है, ये बेचारे के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा और वहीं खत्म हो गया। लेकिन ये इस बेचारे के अंदर वो ऐसा है कि तुम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, बहुत स्मॉल डिफॉर्मेशन होगा, तो तुम अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दोगे तो शेप को रिगेन कर लेगा। जैसे कोरोना तुम्हारा ठीक हुआ तो तुम्हारा बॉडी फिर से अपना शेप क्या करता है, इम्यूनिटी क्या होता है, जो इम्यूनिटी तुम्हारे अंदर था, कोरोना हुआ था, तो कोरोना तुमको डिफॉर्म कर रिगेन कर लेता है। एकदम सिमिलर वही कंसेप्ट है। तो ये इम्यूनिटी बूढ़े आदमी में नहीं है, लेकिन यंग पीपल में गॉड गिफ्टेड है। इन द सिमिलर वे जो भी मटेरियल हम आसपास देख रहे हैं वो उनका इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे इनबिल्ट मेमोरी होता है ना, इन द सिमिलर वे कह सकते हो इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है
कि कुछ मटेरियल के पास एकदम ही नहीं वो प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से अपने शेप को रिगेन करने की कोशिश करे, लेकिन कुछ मटेरियल स्टील, आयरन, रबड़, ये सब जो होता है, स्प्रिंग कह सकते हैं, जो भी होता है, ये सब क्या होता है कि इनके अंदर इस तरह का प्रॉपर्टी होता है कि जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगे और जब उसको मतलब, और फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, बहुत बड़े डिफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा, ये नहीं कि रबड़ को लेकर वो ठीक है बेचारा उसके अंदर वो कैपेसिटी है। अब मान लो कोरोना 5 दिन नहीं रहा, 20 दिन रहा था, तो क्या करेगा? जो यंग पीपल है उसको कोरोना 5 दिन 20 दिन कंटिन्यूस बुखार कर रहे तो क्या होगा? उस मर जाएगा, वो भी बुढ़ऊ की तरह हो जाएगा, तो प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो ऐसा बॉडी अंडर सम कह सकते हो कि आफ्टर सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू इट बिहेव्स लाइक दिस टाइप ऑफ बॉडी, परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। ये डिफॉर्म करना चाह रहा है लेकिन इसको जैसा हटाओगे तो शेप रिगेन कर रहा है, लेकिन ये परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। ये भी ऐसा हो सकता है, बट एक कह सकते हो आफ्टर सर्टेन लिमिट, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। दिस टाइप ऑफ मटेरियल है सर्टेन इलास्टिक लिमिट। ये सब बाद में बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है? अभी बस हम कंपेयर कर रहे हैं कि कुछ दो टाइप के मटेरियल होते हैं, कुछ इस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ इस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर कुछ इस तरह रिस्पॉन्ड किए तो इसको प्लास्टिक कहते हैं, इस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे इलास्टिक बॉडी कहते हैं। तो बस इतना अभी ध्यान में रखो और कुछ ध्यान में नहीं रखना, ठीक है? दैट मीन्स कह सकते हो कि इस बॉडी के पास अगर हम लोग बात करें तो इसके पास एक इनबिल्ट कह सकते हो प्रॉपर्टी है, इट हैज सम प्रॉपर्टी। इसके पास हम कह सकते हैं सम प्रॉपर्टी है, दिस मटेरियल है सम प्रॉपर्टी, बाय वर्चू ऑफ इट ये क्या करता है, अपने शेप एंड साइज रिगेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये प्रॉपर्टी इसके पास मिसिंग है। तो इस तरह की बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी, और इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। हम बार बार कहेंगे सब मिस्टीरियस प्रॉपर्टी है, इसके पास नहीं है। इसके अंदर कोई मिस्टीरियस प्रॉपर्टी है ना जिसकी वजह से उस शेप को रिगेन किया? यार बोल नहीं रहे हो, ये प्रॉपर्टी इसके पास मिसिंग है। तो अब उसको लोगों ने सोचा कुछ नाम दे दिया जाए, बार बार बोलेंगे सम मिस्टीरियस प्रॉपर्टी, मतलब कह सकते हो इस बॉडी के पास है जिसकी वजह से इस चीज़ को वो रोकने की, वो शेप को रिगेन करने की कोशिश करता है, इसलिए उस प्रॉपर्टी को नाम दे दिया गया इलास्टिसिटी। तो सबसे पहली बात, इलास्टिसिटी जो पढ़ते हो वो इलास्टिसिटी इज अ सर्टेन प्रॉपर्टी विच इज़ रिलेटेड टू इलास्टिक बॉडी, एंड इलास्टिक बॉडी इसकी वजह से वो क्या करता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स के प्रति रिस्पॉन्ड करता है और वो अपने शेप एंड साइज को रिगेन करने की कोशिश करता है, और जब मौका मिलता है तो कर भी लेता है। जैसे इसको हटा दोगे तो वो कर भी लेगा। क्लियर हुआ? ये है इलास्टिसिटी। तो मतलब दैट मीन्स इलास्टिसिटी टर्म सुनोगे तुरंत दिमाग में जाना चाहिए कि जब भी हम इलास्टिसिटी वाला टर्म सुनेंगे, बोल तो दिए अभी तुम लोग, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे कुछ कुछ टॉपिक पढ़ोगे ना, सोचोगे तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। बुक में भी कुछ भी लिख देता है, पता है? ये सब जरूरी है, तुमको तो पहले दिमाग में इमेज बैठाना होगा कि हो क्या रहा है, इलास्टिसिटी ये टर्म है क्या। तो हम लोग को पता चल गया दो तरह का मटेरियल अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है, एक प्लास्टिक एक इलास्टिक। और इलास्टिक बॉडी के अंदर कुछ सर्टेन सम प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपने शेप एंड साइज को रिगेन करने की कोशिश करता है। इसलिए उस और जिस प्रॉपर्टी की वजह से करता है तो उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है ये इलास्टिक बॉडी के पास ही होगा, प्लास्टिक बॉडी के पास नहीं होगा। और वो तुम डिफिनीशन लिख रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या विजुअलाइजेशन आएगा कि दुनिया का, पूरे यूनिवर्स का हर बॉडी के पास कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी होगा। बट लेकिन प्लास्टिक बॉडी के केस में हम लोग कह सकते हैं कि ये नहीं होता है। होता है, थोड़ा बहुत भी होता होगा, लेकिन वो लगभग माइन्यूट सा होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकता इस यूनिवर्स में, कोई भी चीज़ आइडियल नहीं हो सकता। तो प्लास्टिक बॉडी परफेक्टली प्लास्टिक नहीं हो सकता है, थोड़ा सा इलास्टिसिटी वाला गुण होगा, लेकिन इतना कम होगा कि उसको हम प्लास्टिक मान लेते हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं, वो प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगा, ठीक है? दैट मीन्स कह सकते हो कि इलास्टिसिटी की अगर हम बात करिए, टर्म सुनकर क्या कहोगे, इज अ प्रॉपर्टी by virtue of which an elastic body, देखो कंडीशन क्या लिख रहे हैं, एन इलास्टिक बॉडी, ये टर्म मिसिंग होता है। वहाँ सिंपली बुक में बॉडी लिखा रहता है, लेकिन वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इलास्टिक बॉडी। इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इलास्टिक बॉडी, क्या लिखोगे, restore its shape and size
आफ्टर द रिमूवल ऑफ द deforming force which restore its shape and size after the removal of the deforming force। ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या होगा, तो सिंपल का होगा, इट इज अ सर्टेन प्रॉपर्टी होता है, किसका होता है, इलास्टिक बॉडी का होता है, और ये क्या करता है, शेप एंड साइज को रिगेन करने की कोशिश करता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ द, कर सकते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स। और डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जिसकी वजह से वो शेप एंड मतलब जो उसके बॉडी के शेप एंड साइज को बदलता है उसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो जल्दी। तो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो इस स्टेटमेंट को देखकर तुमको दिखना चाहिए कि ये स्टेटमेंट को एग्जैक्टली है कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, इसके बाद अब ये देखा गया कि ठीक है चलो कुछ ऐसा बॉडीज़ है जिसको हम कह सकते हैं इलास्टिक बॉडी कह सकते हैं, इलास्टिक बॉडी हम कह सकते हैं, इलास्टिक बॉडी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी बता रहे थे रबड़ को कह सकते हो, और क्या हो सकता है, स्टील हो सकता है, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, ETC बहुत सारा मटेरियल हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे सब मटेरियल क्या है, इलास्टिक बॉडी हैं, ये सारे मटेरियल क्या है, इलास्टिक बॉडी है। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी देखा गया कि ये जो इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है वो मटेरियल टू मटेरियल डिफर करता है। इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है ये देखा गया सारे मटेरियल के पास एक तरह का नहीं है। जैसे इम्यूनिटी की बात करें, हर यंग लोगों के पास इम्यूनिटी होगा, लेकिन सबके पास इम्यूनिटी कुछ अलग, किसी के पास कम होगा, किसी के पास ज़्यादा होगा, किसी के पास कम, इस तरह का सिचुएशन आता है कि नहीं आता है। इन द सिमिलर वे इलास्टिक बॉडी जो भी है सबके पास ये प्रॉपर्टी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी क्या है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से वो अपना शेप एंड साइज रिगेन करता है वो क्या है, बोल नहीं रहे हो। सबके पास क्या अलग अलग अमाउंट का, ये प्रॉपर्टी तो है अलग अलग अमाउंट का, सिंपल सी बात है। कहने का मतलब सिंपल सा क्या बात है कि सबको अगर डिफॉर्मिंग फोर्स दोगे तो सबका शेप एंड साइज बदलेगा, लेकिन सबका रिस्पॉन्ड अलग तरीके से, तो सब में इक्वल अमाउंट से शेप एंड साइज नहीं बदलेगा। जैसे कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो, हम इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करें, ये एक मटेरियल है और ये स्टील का है, या मान लो कि ये रबड़ है, ये रबड़ है, इस पर एक लोड हम अप्लाई कर रहे हैं, सपोज करो इस पर इस तरह का एक लोड दे दिए, इस लोड की वजह से क्या होगा बता सकते हो, इस पर अगर लोड दे दें तो इस लोड की वजह से पता है क्या होगा कि मान लो कि 10 kg का वेट इसके साथ अटैच कर दिया। ठीक है, तो 10 kg का लोड अटैच करोगे तो ये जो कह सकते हो रबड़ है ये क्या आ गया, अंडर द डिफॉर्मिंग फोर्स। अंडर द डिफॉर्मिंग फोर्स होगा तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स क्या चाहेगा, इसके शेप एंड साइज मतलब इसके लेंथ को इंक्रीज करना चाहेगा, और ये लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये लेंथ इंक्रीज हो गया, सपोज करो इतना लेंथ इंक्रीज कर गया इसका। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि 10 kg का था, 10 kg का लोड दिए थे या 10 kg का लोड दिए थे, तो ये लेंथ जो हो गया ऐसे इंक्रीज करके ऐसे कुछ हो गया, ये 10 kg का था और ये लेंथ हम लोग क्या देख रहे हैं कुछ इंक्रीज किया होगा, सपोज करो ये लेंथ हम लोग का आ गया, ये मान लो सपोज करो कि इसमें ये इंक्रीज हुआ 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये पहला रबड़ मटेरियल ले लिए। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब दूसरा मटेरियल ले रहे हैं, और दूसरा मटेरियल अगर हम क्या ले लेते हैं कि सपोज करो स्टील ले लेते हैं, ये स्टील है, सेम लेंथ का ले लेते हैं, सेम लेंथ का स्टील ले लेते हैं, सेम लेंथ का स्टील ले लेते हैं, ये स्टील है, इसको भी क्या कर रहे हैं कि 10 kg का लोड यहाँ पर अटैच कर दे रहे हैं, यहाँ भी 10 kg का लोड अटैच कर दे रहे हैं, ये 10 kg का लोड है। अब बताओ क्या होगा, 10 kg के लोड की वजह से ये तुम्हारा क्या होगा, इसमें भी डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन ये डिफॉर्मेशन बहुत स्मॉल होगा जो प्रैक्टिकली हम लोग अपेरेंटली फील नहीं कर पाएंगे। ये बहुत परफेक्ट कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तब जाके पता चलेगा कि देयर वुड बी सम स्मॉल डिफॉर्मेशन इन दिस, कह सकते हो स्टील। ये मान लो कि जैसे 1 सेंटीमीटर है, बहुत कम, या 0.1 सेंटीमीटर है जिसको तुम देख नहीं सकते हो, dx पे नहीं कर सकते हो, ये फाइनाइट ही होगा। dx का मतलब जिसको एकदम तुम कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, बट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट से। जैसे मान लो जिसका लिस्ट काउंट उस मेजरमेंट का मटेरियल का क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, तो एक्चुअली देखो क्या है, अब ध्यान से देखना है, इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स कितने का दे रहे हैं जल्दी बताओ,
10 kg का, इस पर भी डिफॉर्मिंग फोर्स कितने का दिए, बोल नहीं रहे हो। दोनों पर इक्वल अमाउंट का डिफॉर्मिंग फोर्स दिए, लेकिन दोनों मटेरियल का रिस्पॉन्ड क्या है, अलग अलग है। मतलब ये जो इसके पास भी इलास्टिसिटी है और इसके पास भी इलास्टिसिटी है, जिसकी वजह से ये शेप एंड साइज को मतलब बदलने से रोकता है। लेकिन यहाँ पर कह सकते हो कि दोनों का सिंपल सा, कौन ज़्यादा कौन कम, इसको कंपेयर नहीं कर रहे हम, बस इतना बता रहे हैं कि दिस टू मटेरियल से डिफरेंट कह सकते हो अमाउंट ऑफ इलास्टिक नेचर, दोनों का इलास्टिक नेचर क्या डिफरेंट है। बस ये सिंपल सा ये समझो। मतलब सिंपल सा क्या है कि हर मटेरियल के पास इक्वल अमाउंट का इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, सबके पास अलग अलग इलास्टिक नेचर है। ये भी इलास्टिक मटेरियल है, ये भी इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक बॉडी है, बट दोनों के पास जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है वो इक्वल अमाउंट का नहीं है। बस इतना समझो, कौन ज़्यादा कौन कम है ये हमको नहीं पता है, बस इतना हमको पता है कि इसके पास भी इलास्टिक नेचर है, इसके पास भी है। अब दोनों लेकिन दोनों के पास डिफरेंट है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, मतलब कह सकते हो कि इलास्टिक प्रॉपर्टी is different for different types of material, different types of material। बोल नहीं रहो यार, बोलो, समझ में आ रहा है? एक डिफरेंस हम देखे, पाथफाइंडर में क्लास ले रहे थे ऑनलाइन, तुम लोग का लेते हैं, तो तुम लोग का क्लास लेते समय एक अपनापन फील होता है। उसमें तो लग रहा था ठीक है क्लास ले रहे हैं, हो सकता है कि उनके साथ ऑफलाइन आदमी कनेक्ट नहीं हुआ है, वहाँ का कोऑर्डिनेटर कर रहे सर अगले वीक तक वो लोग थोड़ा सा खुल जाएंगे। लेकिन यही होता है कि फ्रीक्वेंसी मैच करना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम जो पढ़ा रहे हैं वो तुम ले रहे हो। लेकिन उसमें भी कुछ थे जो कभी हमको देखे नहीं होंगे, बट वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या है कि तुम लोग के साथ सारे लड़के अच्छे रिस्पॉन्ड करते हैं, और थोड़ा सा क्या होता है कि रिस्पॉन्ड आता है तो हमको लगता है कि हम लोग का फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है, और तब हम लोग को पढ़ने में और मज़ा आता है, पढ़ाने में मज़ा आता है, तुमको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो तुम लोग का बेस पढ़ाते समय थोड़ा सा मेरा एनर्जी लेवल कुछ ज़्यादा उठ जाता है। ये तुम लोग का इलास्टिक नेचर है कि हम ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो देखो यहाँ से इलास्टिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। ये तो क्लियर हो गया सबका? बोल नहीं रहे यार, ठीक है। अब देखो अगर हम इसमें बात करें कि ये इलास्टिक प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर ली, ठीक है, लेकिन अब सोचते हैं अब इसके आगे क्या। इतना हम समझ गए क्या मेरे लिए सफिशिएंट है? नहीं, क्योंकि देखो फिजिसिस्ट कैसे सोचते हैं, वो सोचते हैं ठीक है इसके पास ये प्रॉपर्टी है, तब इस प्रॉपर्टी को क्वांटिफाई किया जाए। अगर क्वांटिफाई नहीं करेंगे तो हम डिवाइस को तैयार नहीं कर सकते, हम कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि इलास्टिसिटी को पता चल गया ये सर्टेन एक मिस्टीरियस प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम बहुत, मान लो जिस समय इतना पता चला होगा, अब इसके आगे क्या। तो इसके आगे क्या तुम सोच के देखो, बार बार करना बहुत बड़ा हिंट दे रहा। अगर फ्यूचर में कभी भी तुमको रिसर्च करने का मौका मिलेगा ना, तो ये जो तुमको कैसे हम लोग अब मतलब उस चैप्टर को प्रोसीड कर रहे हैं, कैसे हम लोग का रीजनिंग डेवलप हो रहा है, वो तुम्हारे लिए ना पता रहा है ना, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तुम किसी भी चीज़ को पढ़ते समय ना, तुम अपना खुद अपने सेल्फ स्टडी वाले पार्ट को बढ़ा सकते हो। तुम पढ़ोगे ना तुमको समझ में आएगा कि इतना कर लिए, ये प्रॉपर्टी है, और हमको पता है कि अगर इसको नेचर के साथ रिलेट करना होगा तो इसको मैथमेटिकली क्वांटिफाई करना होगा, या तब हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसी तरह सोचा गया होगा। ये पहले स्टार्टिंग में ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन मिला होगा कि भाई ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन है। मान लो तुम स्टार्टिंग में तुम कोई साइंटिस्ट हो तो तुम सोचना शुरू किए भाई चलो ठीक है ऐसा कुछ प्रॉपर्टी मिल गया, अब इसको हम क्वांटिफाई करेंगे। क्वांटिफाई करने का मतलब क्या है कि अब इस प्रॉपर्टी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे कि एग्जैक्टली ये किसी के पास कितने अमाउंट का है। जैसे हम लोग का जो दुख है, जैसे कहता है आज मैं बहुत दुखी हूँ, संदीप सर एकदम दिमाग ख़राब करके रखे हैं, आज 2 क्लास ले लिए, रात को 9 बजे बैठ के कभी कभी रोने भी लगते होंगे, आज बहुत दुखी हूँ संदीप सर 2 क्लास ले लिए। तो सोचो, लेकिन अगर तुमसे हम कहें, अगर हमको पता चल गया कि तुमसे बोलो तो कितना दुखी हो, सर हैं दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, लेकिन अब पूछेंगे कितना, तो तुम एग्जैक्ट उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो। जैसे बोलते हो ना मास है 10 kg, तो दुख है मेरा 10 है, 20 है, 50 है, एक नंबर उसको नहीं दे सकते हो, नंबर तुम दे ही नहीं पाओगे।
क्योंकि ये ऐसा प्रॉपर्टी है इसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते हैं, दुख को, खुशी को, क्योंकि हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली वो कितने अमाउंट का है। बट ये जो प्रॉपर्टी होता है जो नेचर में हम लोग रिलेट करते हैं, इस तरह के प्रॉपर्टी को हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं, या ऐसा सिंपल उसको हम फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिसके अमाउंट को हम माप सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं एग्जैक्टली वो कितने अमाउंट का है। दैट इज कह सकते हो कि दैट टाइप ऑफ कह सकते हो क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम लोग का दुख सुख ये सब क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हम एग्जैक्ट उसका मेजरमेंट हम लोग बहुत कोशिश किया गया होगा लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? हर चैप्टर के बीच में बहुत बड़ी बड़ी बातें बताते हैं तुम लोग को, अगर थोड़ा थोड़ा तुम केमिस्ट्री में भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। कोई चीज़ लॉ पढ़ रहे हो तो एग्जैक्टली वो लॉ आया कैसा होगा, कैसे क्वांटिफाई किया गया होगा, ये सब सोचो तभी तुम कुछ नया कर सकते हो। नहीं तो सिंपल बोर्ड में नंबर लाओगे, रिजल्ट दोगे, काम करोगे, पैसा कमाओगे, फिर ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाएगा। लेकिन इसको सोचो, यहाँ तक हमको पता चल गया। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे। अब इसके बाद हम लोग करते क्या हैं, ध्यान से देखना। अब इसको क्वांटिफाई करना है। अब सोचो इस फिजिकल क्वांटिटी को क्वांटिफाई कैसे करेंगे, कोई बताएगा? हम कैसे इसको मापेंगे? मान लो इसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी, इसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी, हम कैसे मापेंगे कि एग्जैक्टली ये है कितना, लेंथ कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, बोले हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, लेंथ हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि जी नहीं, और कुछ प्रॉपर्टी तो। और देखो तुमको बहुत बड़ा हिंट दे रहे हैं, तुम कोई भी चैप्टर पढ़ोगे ना, कभी भी पढ़ोगे लाइफ में, वो काम में आएगा अगर इस आइडिया को, इस कंसेप्ट को तुम फील कर पाए तब। और मेरे ख्याल से लगभग सभी लोग इसको फील कर पाएंगे। इस अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस हमेशा क्या करो ना, देखो तुमको कितना बड़ा हिंट दे रहे हैं। ये सब बोरिंग चैप्टर है, पता है, बोलते हैं टीचर की एक दिन वैसे ऐसा कर लो, हो गया इलास्टिसिटी कर लो, लेकिन सोचो कितना इंटरेस्टिंग है कि अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस तुम सोचो, तुम हमेशा सोचना चेंज पर। सारा कहानी पूरे फिजिक्स में चेंज का है। अगर ये चीज़ हो रहा है तो आखिर इस सर्कमस्टेंसेस में कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी जो मेरे लिए नोन है वो चेंज कर रहा है, आखिर क्या चेंजेस हुआ। अगर हम मास तो कभी चेंज ही नहीं करेगा। एकदम सही ऑब्जर्व किए हो। एक चीज हमको पता चल गया, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब साइज चेंज कर रहा है। जो चेंजेस हो रहा है ना अंडर दिस सर्कम, उस जो भी तुम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हो कि उससे रिलेटेड क्या क्या है उस मटेरियल में, उस मटेरियल ये प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है पहले समझो। ये रिलेटेड है मटेरियल से, तो मटेरियल में क्या क्या चेंज हो रहा है ना, क्योंकि सारा कहानी चेंज का है। कैलकुलस भी आया चेंज की वजह से। अगर चेंज होगा तो उसको, उस चेंज को अलजेब्रा से डिफाइन कर सकते हैं, चेंज होगा तो उसको कैलकुलस से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हमको पता तो चलना चाहिए कि एग्जैक्टली चेंज हो क्या रहा है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस हम लोग कह सकते हैं कि जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो देखते हैं कि इस डिफॉर्मिंग फोर्स से ये प्रॉपर्टी तभी आया होगा। कोई भी प्रॉपर्टी तभी आता है जब देयर शुड बी सम चेंजेस, कुछ चेंज हुआ होगा। तो और ये चेंज, ये प्रॉपर्टी उस मटेरियल का है, तो चेंज भी उस मटेरियल में आया होगा। तो उस मटेरियल में चेंज क्या आया होगा, कोई बताएगा? उस मटेरियल में चेंज क्या आया होगा? देखो इस मटेरियल में चेंज आया कि इसका लेंथ बदल गया। क्या बदल गया? लेंथ का मतलब क्या हो गया? इसका साइज बदल गया। इसका भी लेंथ क्या हो रहा है? बदल रहा है। मतलब एक चेंज हमको मिल गया कि जब भी इस तरह का सर्कमस्टेंसेज होगा, मतलब जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स होगा तो इसमें इसके साइज को बदलने, वो बदलता है। डिफॉर्मिंग फोर्स के अंडर द डिफॉर्मिंग फोर्स मटेरियल का साइज बदल, मतलब ये चेंज होता है। और क्या चेंज होता है? वो तो साइज में आ गया। और चेंजेस अब तुमको दिखा रहे हैं, देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ये तुम केमिस्ट्री ये हो, बायो हो, सब में अप्लाई कर सकते हो, इस तरह सोच सकते हो। पोजीशन नहीं बदल रहा, अगर कोई ऑब्जर्वर इसको यहाँ दिख रहा है तो उसी लोकेशन पर दिख रहा है, इसके रिलेटिव वो चेंज कर रहा है। लेकिन एक चेंजेस और हो रहा है, तुम अगर देखोगे इसको, अगर हम इलोंगेट कर दिए, इसको अगर हम इलोंगेट अगर हो गया अंडर द डिफॉर्मिंग फोर्स, अगर ये इलोंगेट हो गया तो सोचो इसमें क्या है कि इसके अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ फोर्स डिफाइन आया होगा।
क्योंकि इसको जब हम हटा रहे हैं तो वापस शेप रिगेन कर रहा है। तुमको पता है कि कोई भी पॉइंट यहाँ से यहाँ चल के आया होगा, तो उसको लाने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो देना होगा। अगर पॉइंट को अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग सोचोगे तो उसको तो कुछ ना कुछ फोर्स देना होगा, ठीक है। तो ये फोर्स आया कहाँ से होगा, इस मटेरियल के अंदर से ये आया होगा। बोलिए विद इन द मटेरियल एक अंदर एक इस तरह का फोर्स का नाम देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या नाम दे देंगे, रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ होगा। एक ये चेंजेस देखने को मिल रहा है, बोल नहीं रहे हो। इसका मतलब कि जो चेंज हुआ डिफॉर्मिंग फोर्स है, बस दो ही चीज़ हमको दिख रहा है कि उसका शेप एंड साइज बदलेगा, और दूसरी चीज़ क्या होगा, उसके अंदर विद इन द मटेरियल देयर विल बी सम, कह सकते हो कि एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ। वो भी तो एक चेंज ही हुआ, पहले था ही नहीं, जब वो इलोंगेट हुआ तब आया, तो चेंज क्या हुआ। तो ये दो चेंजेस हो रहा है, दैट मीन्स जो प्रॉपर्टी है इसी दो चेंज पर डिपेंड करेगा। चेंज क्या आ गया, एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हुआ, क्या क्रिएट हुआ, एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हुआ। बोलो यार, ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। बस अब हमको हिंट मिल गया, अब हम इस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को रिस्टोरिंग फोर्स और ये चेंज पता चले, दो चेंजेस हो रहा है, ठीक है। अब देखो, लेकिन हम करते क्या है ना कि उस प्रॉपर्टी पर जाने से पहले इन दोनों चेंज को थोड़ा समझना होगा। क्या करना होगा, ये दोनों किस तरह का चेंजेस थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ जो चेंज हो रहा है, तो कह सकते हो कि ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स on the material there are two types of changes occurs, ठीक है। जो पहला चेंज होगा जो शेप एंड साइज की वजह से होता है, उस तरह के चेंज को हम लोग नाम दे देते हैं, उसको नाम देते हैं स्ट्रेन। क्या नाम दे देंगे, स्ट्रेन। जो चेंज इन डायमेंशन हुआ, चेंज इन साइज हुआ, उसका नाम क्या दे दिए, स्ट्रेन। और दूसरा चेंज क्या होगा इसमें अकर होगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, उससे हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। मतलब जो चेंज होगा, मतलब साइज की वजह से उसको हम लोग नाम दे दिए स्ट्रेन, और जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है उसका नाम दे दिए स्ट्रेस। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अब ये एकदम सिंपल से अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड फॉर्म में पढ़ रहे हैं कि जब कोई बॉडी अंडर डिफॉर्मेशन होगा तो उसमें दो चीज़ डेफिनेटली होगा। कौन कौन सा होगा, जल्दी बताओ, बोल नहीं रहे। बस अब हम लोग अब डिस्कशन कहाँ आ गया, अब बाकी सारी चीज़ें भूल गए। अब हम ये तीन चीज़ हम लोग के पास, अब तीन पार्ट है। डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से चेंजेस क्या होगा, मतलब उसकी वजह से क्या उस मटेरियल में क्रिएट होगा, देयर वुड बी सम स्ट्रेन एंड देयर वुड बी सम स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है विद इन द मटेरियल, एंड दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेस विद इन द मटेरियल, ठीक है। एक्चुअली फोर्स बाई एरिया होता है, बट अभी समझो कि उसी रिस्टोरिंग फोर्स को हम क्वांटिफाई करते हैं स्ट्रेस के टर्म में, और जो चेंजेस होता है उसको क्वांटिफाई, क्योंकि देखो जो चेंज है ये चेंज पता चल गया, लेकिन प्रॉपर्टी अभी हम तक डिफाइन नहीं किया है। लेकिन जो चेंज हो रहा है उस चेंज को इसको क्वांटिफाई करेंगे, इसको क्वांटिफाई करेंगे, तब तो प्रॉपर्टी को क्वांटिफाई करोगे, क्योंकि हमको पता है कि प्रॉपर्टी दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। जो भी उसका प्रॉपर्टी है वो स्ट्रेन और स्ट्रेस पर डिपेंड कर रहा है। तो हम पहले इसको क्वांटिफाई करेंगे, किसको, स्ट्रेन को और स्ट्रेस को। बोल नहीं रहे, किसको क्वांटिफाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो उसका साइज कितना अमाउंट से चेंज कर रहा है, कितने अमाउंट का फोर्स उसमें जनरेट हुआ, वो कितना चेंजेस हो रहा है उसमें, वो हमको डिटेक्ट करना होगा, तब तो आगे हम सोचेंगे उसका प्रॉपर्टी, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी इन दोनों के बेस से हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करेंगे, जल्दी बताओ, स्ट्रेन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो पूरे अगर इलास्टिक मटेरियल की बात करें, पहली बात ये सारी फिनोमिनन किससे रिलेटेड है, सारा कुछ पढ़ा इलास्टिक बॉडी के लिए। प्लास्टिक बॉडी को हम भूल चुके हैं, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी हम लोग का डिस्कशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि हम ये जिसके पास ऐसा प्रॉपर्टी है उसकी हम बात कर रहे हैं, जो अपने शेप एंड साइज को रिगेन करने की कोशिश करता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, उस तरह की बॉडी की बात कर रहे हैं। तो डिफॉर्मिंग फोर्स का कंसिक्वेंस क्या होता है कि देयर विल बी सम स्ट्रेन एंड स्ट्रेस जनरेटेड इन दैट मटेरियल। समझ में आ रहा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की बात करें, ठीक है, तो ये मेनली तुम्हारा होता है तीन टाइप का। पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल
नोट्स तो बाबू सही से आप लोग बनाना, क्योंकि बुक्स में बहुत रैंडमली लिखा हुआ है, तो जिस सीक्वेंस में लिख रहे हैं अब तुमको क्या करना है, हम जितना कुछ बताएं वो तो नोट करोगे, प्लस बुक से तुमको अभी इसके बारे में अलग से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको नोट कर लेना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। सेकेंड हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तीसरा टाइप का स्ट्रेन जो होगा उसको हम लोग कहते हैं शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो जो साइज में चेंज होगा उस साइज, चेंज इन साइज को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और क्या होता है, शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो अब तुम सोच के बताओ कि ये आया कहाँ से, ये 3 टाइप आया कहाँ से। तो एक्चुअली हम लोग क्या देखते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स जब किसी मटेरियल पर लगाते हैं तो मटेरियल का शेप कैसा हो सकता है, कोई बताएगा। मटेरियल जो होता है कितने टाइप का होता है, मटेरियल कितने टाइप का होता है, मटेरियल 1D होता है, 2D होता है और क्या होता है, मतलब 2D 3D। 2D हम नहीं ले रहे हैं तो 2D की बात नहीं कर रहे, 1D 2D और 3D होता है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लो एक मटेरियल है, 1D का मतलब ओनली उसके पास लेंथ होगा। अगर इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा बताओ, इस पर फोर्स इधर लगा दिए, ऐसा मटेरियल, जैसे सिंपल एक वायर ले लो, वायर का मतलब क्या है, जो तुम्हारा कह सकते हो जो सिंपल सा स्टील का वायर है, कॉपर का वायर है, वो ले लो, उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो एक्चुअली उसका जो लेंथ होगा ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाएगा, और लेंथ बढ़ने से ये कह सकते हो कि इस यहाँ क्या चेंज किया है, चेंज इन लेंथ हुआ। मतलब ये जो चेंज हुआ इसके लेंथ में, इसको कहते हैं, यहाँ पर किसको डिफाइन करेंगे, स्ट्रेन को, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को। दैट मीन्स इस तरह का स्ट्रेन किससे रिलेटेड है, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से। किससे रिलेटेड है जल्दी बताओ। वो अच्छा, हम 2D नहीं लेते, हम 3D ऑब्जेक्ट लेते हैं। मान लो कि किसी के पास वॉल्यूम में एक स्फेरिकल बॉल ले लो और उसको पानी के अंदर डाल दो, तो अगर स्फेरिकल बॉल लोगे तो बाहर में उस पर तुमसे अगर कोई पूछेगा कि बाहर में अगर होगा कोई भी स्फेरिकल बॉल तो उस पर क्या होता है, कोई बताएगा। बाहर में होने पर कोई फोर्स लगता है, तो हम लोग कहेंगे हाँ, फ्लूइड जो फोर्स लगाता है एक प्रेशर लगाता है, मतलब जो एयर है उस पर एक प्रेशर लगाएगा। और कौन सा प्रेशर लगाएगा, हम लोग के बॉडी पर भी इसी तरह कंटिन्यूस प्रेशर लग रहा है, दैट इज कॉल्ड पी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है कि नहीं। हर पॉइंट कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, P0 एक्सपीरियंस कर रहा है। और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको पानी के अंदर रख देंगे, तो कोई बताएगा, ये हाइड्रोस्टैटिक में तुम लोग पढ़े हो, पानी के अंदर इसको रख देंगे, एकदम रिलेट करने की कोशिश करो, कुछ रटना नहीं है। इस बॉल को हम पानी के अंदर ले जाकर रख दिए, तो ये बताओ बॉल को पानी के अंदर रखोगे तो क्या होगा। मान लो कि इसका रेडियस बहुत कम है, तो ये जब ए से डेप्थ पर ले जाके रखोगे तो इस पर अब क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, वही होगा, P0 होगा या कुछ अलग होगा। यार बोल नहीं रहे हो, अलग होगा। यहाँ पर एक प्रेशर P लगेगा, यहाँ अलग 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 लगेगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो प्रेशर होगा यहाँ लिखेंगे P0 प्लस रो GH, याद है। और यहाँ का प्रेशर कितना, पहले बॉडी प्रेशर कितना एक्सपीरियंस कर रहा था, P0। अब अंदर जाएगा तो प्रेशर उसका क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। अभी देखना तुमको कैसे एकदम रियलिटी के साथ कनेक्ट कर, एकदम रटना कुछ नहीं है, बढ़ेगा। बढ़ेगा तो बढ़ने का मतलब क्या, जो भी ये प्रेशर के अंदर था, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो चारों तरफ से वो क्या हो रहा, कंप्रेस होगा कि नहीं होगा। और कंप्रेस होगा तो क्या होगा, पूरा वो दब जाएगा। अच्छा, इसी तरफ तुम सोच के देखो, ये जो तुमको बताया ना, रटने के लिए नहीं बताया, तुम सोच के देखो, कभी तुम लोग देखे होगे नेशनल ज्योग्राफी पर या कभी डिस्कवरी पर कि जो समुद्र के नीचे बहुत गहराई में जाते हैं वो अलग एस्ट्रोनॉट टाइप सूट पहने रहते हैं, सूट पहने रहते हैं। हाँ, क्यों पहने रहते हैं, अगर उतने नीचे चले जाओगे तो वो डेप्थ बहुत ज़्यादा हो गया, तुम्हारा बाहर से तुम्हारे बॉडी पर प्रेशर P0 लग रहा था, और जब ये डेप्थ एज क्या हो गया, मान लो कि 100 किलोमीटर अंदर चले गए समुद्र के अंदर, तो वो एज काफ़ी ज़्यादा हो गया, और एज ज़्यादा होने से अचानक से तुम्हारा जो प्रेशर है कितना से बढ़ जाएगा, रो GH से बढ़ जाएगा। यहाँ का प्रेशर कितना है, ये एच मान लिए, यहाँ का प्रेशर कितना है, P0 प्लस रो GH। इनिशियल कितना था, इनिशियल ये था, P इनिशियल इतना था और P फाइनल इतना हो गया, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल करोगे तो तुमको चेंज इन प्रेशर कितना मिलेगा बताओ। अंदर जाने पर तुमको इतना एक्स्ट्रा प्रेशर तुम्हारे बॉडी पर लग रहा है। अगर कोई उस तरह का स्पेशल सूट नहीं पहनोगे तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर तुमको क्या करेगा, कंप्रेस करके तुमको खत्म कर देगा।
वहीं दब के तुम्हारे मुंह से ब्लड उलट सब निकलना शुरू हो जाएगा, तुम एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। अगर फिजिक्स नहीं पढ़े होते, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं पढ़े होते, तो 100 किलोमीटर नीचे और मैथमेटिक्स नहीं पढ़े होते तो हम पता नहीं कर पाते कि कितना प्रेशर एक्स्ट्रा लगेगा। उस एक्स्ट्रा प्रेशर को काउंटर बैलेंस करने के लिए उस तरह का सूट पहनते हैं जो अंदर से ही उतना प्रेशर देता है। मतलब जो सूट पहनते हैं, जो आदमी है जो अंदर सूट पहनता है, जो अंदर ये सूट पहने रहता है, यहाँ पर देखते सब मास्क उस लगाया रहता है, तो ये सूट जो बाहर से एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर इसके बॉडी पर लग रहा है, समुद्र के अंदर बोल नहीं रहे हो, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है, हर एक्स्ट्रा प्रेशर को अंदर से क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पर अंदर से सूट के अंदर उस तरह का हम लोग गैस भर देते हैं, उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है। इसलिए हम लोग का बॉडी क्या होता है कि फ्री फ्रॉम दिस एक्स्ट्रा प्रेशर, इस एक्स्ट्रा प्रेशर को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है। लेकिन अगर मान लो कोई बॉल लेकर चले जाते तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, चारों तरफ से इक्वल अमाउंट से कम हो जाता, कंप्रेस हो जाता। उस अगर डेप्थ पर अगर एक कोई बॉल लेके जाता है, उसको रखेगा तो वो तो हल्का सा तुमको कंप्रेशन दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता, लेकिन कंप्रेस तो होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि इसका जो वॉल्यूम था पहले मान लो कितना था, पहले वॉल्यूम इसका इतना था, बाहर में इतना था, ज़्यादा था, और जैसे अंदर लाए तो प्रेशर चारों तरफ से लगेगा तो इक्वल अमाउंट से हर तरफ से क्या हो जाएगा, वो कंप्रेस्ड हो गया। कंप्रेस्ड होगा तो इसका वॉल्यूम कम हो गया। यार बोल नहीं रहे हो। तो हम लोग देख रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसा भी हो सकता है, डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसा भी हो सकता है। और पनडुब्बी का नाम सुने हो ना, उसका भी हाँ सबमरीन की बात कर रहे हैं, तो उसका भी जब उसको बनाया जाता है ना, तो इस डेप्थ को, इस कंडीशन को मेंटेन करके उस तरह का मटेरियल लिया जाता है कि इस प्रेशर को क्या करे। मान लो कि तुम बहुत, जैसे तुम सबमरीन बना लिए, चारों तरफ से बॉडी किसका, प्लास्टिक का है, पूरा अंदर डुबा दिए, जब अंदर लेके गए मालूम चला कि इस डेप्थ की वजह से इतना ज़्यादा प्रेशर लगा टूट टाट के बराबर हो गया, टाइटैनिक से भी खतरनाक स्थिति उसका हो जाएगा। तो एक्चुअली हम लोग ये सब क्यों पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं। अगर हमको इलास्टिसिटी के बारे में नहीं पता होता तो सबमरीन हम लोग नहीं बना पाते। केवल हम हाइड्रोस्टैटिक के बारे में जानते तो हम क्या होता, हम लोग यही बार बार गलती करते। जब भी होता किसी मटेरियल का, हमको पता चल गया कि हर मटेरियल का रिस्पॉन्ड क्या होता है, अलग अलग सेम डिफॉर्मिंग फोर्स के प्रति अलग अलग रिस्पॉन्ड होता है। कोई अच्छा रिस्पॉन्स देता है, कोई खराब रिस्पॉन्स देता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग उस मटेरियल को डिज़ाइन करते हैं कि हम लोग का पर्पज क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट पर्पज हम लोग मटेरियल को डिज़ाइन करते हैं। बोलो यार, फील हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ जो भी ये चेंजेस हुआ लेंथ में अगर वो चेंज होगा तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब कह सकते हो कि कंसेप्ट आएगा। आइडिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है ये नहीं पता है, लेकिन आइडिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इसमें आएगा। इसमें किसका आइडिया आएगा, आइडिया ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बोल नहीं रहो, किसका है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और तीसरा शियरिंग स्ट्रेन है। शियरिंग स्ट्रेन का मतलब क्या है, ऐसा मटेरियल ले लिया तो तुमको एक्चुअली होता क्या है ना कि बताया जाता है कि ये बुक है। अभी हम बता रहे हैं कितना उल्टा सीधा बताया जाता है। और बुक पर जब हम फोर्स लगाते हैं, टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, बुक पर टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, ठीक है। बोल नहीं रहे हो, बुक पर क्या लगाते हैं हम लोग, सारा ऑल ओवर पूरा इंडिया का टीचर ज़्यादा खुश होगा ना तो ऐसा बुक ले लेगा, ऐसा बुक ले लेगा और कहेगा देखो क्या होगा। ऐसा बुक ले लिया, लेने का ऐसा लेगा और कहेगा कि देखो क्या होगा, ऐसे फोर्स एग्जर्ट करेंगे, ऐसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर ऐसे शेप इसका बदल गया। ऐसा टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं। लेकिन इसी छोटा सा गलत कंसेप्ट से तुम कभी ज़िंदगी भर में तुम इस चीज़ को रियलिटी से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। लेकिन अभी हम उसी को बता देते हैं। बुक में भी यही दिया रहता है, सो कल्ड तुम्हारा इंडियन ऑथर का जो बुक होता है, इवन रेसनिंग कैलेंडर में भी ये सब दिया हुआ है। तो एक्चुअली क्या होता है कि इसका जो शेप होता है बदल जाता है। तो यहाँ जो आइडिया आता है, किसका आइडिया आता है, आइडिया ऑफ शियरिंग स्ट्रेन। मतलब यहाँ लेंथ बदल रहा था तो वहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को क्वांटिफाई करेंगे, कंसेप्ट लाएंगे। जहाँ वॉल्यूम चेंज करेगा वहाँ किस स्ट्रेन को कंसेप्ट लाएंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। और जहाँ शेप बदलेगा, यहाँ दोनों जगह साइज बदल रहा था, जहाँ शेप बदलेगा वहाँ आइडिया ऑफ शियरिंग स्ट्रेन लेकर आएंगे, शियरिंग स्ट्रेन। लेकिन ये पता है एग्जैक्ट सिचुएशन क्या होता है, बोलो बताएं तभी बताएंगे, मन कर रहा तो बताएंगे तुम लोग को। एक्चुअली जो ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो सब ये पूरा इलास्टिसिटी का कंसेप्ट है। और उसमें एग्जैक्टली होता क्या है कि इस तरह का मटेरियल हम लोग लेते हैं। सपोज करो एक बीम है, ये बीम है, इस तरह का एक बीम है।
और इस बीम को एक सपोर्ट पर रखे हैं, और ये सपोर्ट हम लोग का ऐसा कुछ है, ऐसा एक सपोर्ट पर इसको रख दिए हैं, ऐसे एक सपोर्ट पर हम लोग इसको रख दिए हैं, ऐसे एक सपोर्ट पर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर एक सपोर्ट ऐसा रख देते हैं, एक सेगमेंट को हम दिखा रहे हैं, ठीक है, एक सेगमेंट तुम लोग को दिखा रहे हैं, कोई भी एक बीम का एक सेगमेंट ऐसा हम दिखा रहे हैं, इस तरह का एक सेगमेंट ले लिए, इस तरह का कुछ ले लिए, ठीक है। तो सोचो यहाँ से भी एक लोड लग रहा, मान लो एक बीम ऐसा, कोई एक सेगमेंट ले लिए, कोई एक बहुत बड़ा बीम है, एक सेगमेंट यहाँ ले लिए, इसके ऊपर ये रखा हुआ है, ऊपर से इसके ऊपर एक सपोर्ट ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो जब इस तरह का सिचुएशन होता है, ये इक्विलिब्रियम में होता है, एकदम सीधा ही रहेगा, मतलब थोड़ा सा गैप ज़्यादा दिखा दिया, लेकिन थोड़ा सा और क्लोज होगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये वाला जो पोर्सन है इसका, ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को अगर कंसंट्रेट करोगे, ध्यान से देखो, तो ये सेगमेंट जो होगा कुछ इस तरह दिखेगा तुमको। ये जो इसका सेगमेंट अगर हम देखें ध्यान से, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। ये वाला जो इधर वाला पार्ट था इसका, इधर वाला पार्ट जो है, इधर वाला पार्ट एक्चुअली होता क्या है कि ये नीचे जाने की, इसको नीचे ले जाने की कोशिश करता है, और ये इसको यहीं होल्ड करने की कोशिश करता है। तो इसकी वजह से ये वाला पार्ट क्या होता है, ये वाला पूरा पार्ट, ये तुम्हारा क्या होता है कि ये नीचे जाने की कोशिश करता है, क्योंकि ड्यू टू दिस वेट ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। यार बोल ही नहीं रहे हो। तो ये जैसे ही रिलेटिव टू नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो इस पर एक फोर्स लगता है, ये फोर्स देगा। कौन फोर्स देगा, ये वाला सेगमेंट टूटा हुआ नहीं ना है अभी, ये तो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये अगर ये वेट इधर लग रहा है, तो इस वेट की वजह से नीचे जाना, लेकिन नीचे नहीं जा रहा, तो इसको कौन बैलेंस कर रहा है, डेफिनेटली ये वाला जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। अगर ये फोर्स नहीं होता, तो ये ऊपर से जो इस जो ऊपर से यहाँ पर जो इसका वेट लग रहा है, ऊपर वाले जो बीम का वेट था, उस वेट की वजह से ये पार्ट, ये वाला सेगमेंट तो नीचे जाना चाह रहा है, लेकिन ये जा नहीं रहा है। इसका मतलब कि ये वाला जो सेगमेंट है डेफिनेटली कोई सपोर्ट दे रहा होगा, और ये फोर्स कैसा देता है, टेंजेंशियल फोर्स देता है। तो ये अगर टेंजेंशियल फोर्स देगा, तो इस पार्ट पर भी क्या लगेगा, एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो तुम ऐसा सोच के देखो, ऐसा सोच के देखो कि अगर हम इसको क्या कर दें, एक पेपर ले लें, ऐसा कुछ है, और इस पेपर को हम क्या किए कि एक गम से, मतलब एक ऐसा सॉलिड बॉडी ले लेते हैं, सपोज करो ये एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है, और इसको हम ऐसे चिपका दिए ग्लू से चिपका दिए, ऐसा कुछ कंडीशन है। और एक ग्लू से चिपकाने के बाद इसको नीचे खींचेंगे, तो नीचे खींचेंगे और चिपका हुआ है, तो क्या होगा, रिलेटिव टू दिस ये नीचे जाना चाह रहा है। यार बोल नहीं रहे हो। तो ये नीचे जाना चाह रहा है, तो इस पर ये वाला पार्ट फोर्स किधर लगाएगा, ऊपर। तो अगर ये ऊपर, ये वाला ऊपर लगाएगा, तो ये वाला पार्ट इस पर फोर्स किधर देगा, नीचे। तो वो जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स। और वो टेंजेंशियल फोर्स क्या करता है कि इसके शेप को, मतलब ये वाला पार्ट तो जहां था वहीं था, इस वाले पार्ट को और नीचे ले जाने की कोशिश करता है। मतलब एग्जैक्टली ये तुम्हारा पार्ट को, इस पार्ट को वर्टिकल करके देखेंगे तो ऐसा कुछ है कि इसको अगर ग्लू से कोई और मटेरियल से चिपका दिए, चिपकाने के बाद जब इस पार्ट को किसी भी रीजन से अगर ये इधर चलने की कोशिश करेगा, तो इस पर एक फोर्स इधर लगता है, तो इस पार्ट पर भी एक टेंजेंशियल फोर्स इधर लगता है, जिसकी वजह से इसमें इस तरह का डिफॉर्मेशन आता है। यहाँ मतलब इस बीम में ऐसा डिफॉर्मेशन आया होगा। यार बोल नहीं रहे हो। ये वाला पॉइंट कहाँ आना, ये वाला पॉइंट अगर देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे, तो ड्यू टू दिस टेंजेंशियल फोर्स ये पॉइंट यहाँ आना चाहेगा, और ये वाला पॉइंट यहाँ आना चाहेगा। ये वाला पॉइंट तो वहीं था, ये वाला पॉइंट वहीं था, तो ये एग्जैक्टली कुछ ऐसे डिफॉर्म होने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, बोल नहीं रहे हो। तो ये रियलिटी है, एग्जैक्टली यही हमको आगे चल के इंजीनियरिंग में, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करोगे तो यही पढ़ोगे, यही शेयरिंग स्ट्रेन है। ये जो शेप बदल गया ना, क्या हुआ अनुराग, ये समझ में आ रहा। इसका मतलब कहीं पर भी ऐसा बीम हो और उसके क्रॉस सेक्शन का, उसका क्रॉस सेक्शन के टेंजेंशियल फोर्स लगे। जैसे यहाँ देखो, इसके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा था सब, यहाँ भी परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, लेकिन किसी बॉडी के टेंजेंशियल, उसके क्रॉस सेक्शन के टेंजेंशियल फोर्स लगेगा तो उसके साइज को नहीं बदलेगा। देखो ये साइज को बदल रहा है, ये क्या कर रहा है,
ये वाले पॉइंट को इधर शिफ्ट करना चाह रहा है, ये पॉइंट को नीचे, तो ये हल्का सा डिफॉर्मेशन मिल गया। लेकिन ये डिफॉर्मेशन क्या है, इसको बोलते हैं यहाँ पर ये डिफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, शियरिंग। यहाँ से जो आइडिया आएगा, किसका आइडिया आएगा, शियरिंग स्ट्रेन का आइडिया आएगा, आइडिया ऑफ शियरिंग स्ट्रेन। बोल नहीं रहे हो। बुक वाला एग्जाम्पल गलत है क्योंकि वो पूरा एग्जैक्ट रिजिड बॉडी नहीं है, क्योंकि हर पेज एक दूसरे के रिलेटिव, हम लोग जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो सारा रिजिड बॉडी के लिए डिफाइंड है। तो बुक वाला डेफिनेशन कहाँ से दे सकते हो बताओ तो। था ये रियलिटी, तुम इस चीज़ को ना बता के तुम बुक वाला एग्जाम्पल बताते हो, तो इससे तुम कहाँ से फील करोगे। मतलब कोई बॉडी जो है अंडर डिफॉर्मिंग फोर्स, उसमें कितने तरह का चेंजेज आ सकता है। एक तो उसके लेंथ में चेंज आ सकता है, साइज में, और क्या चेंजेज आ सकता है, उसका वॉल्यूम चेंज कर सकता है, और क्या चेंज कर सकता है, और उसका शेप। देखो शेप अभी भी वही है, 3 डायमेंशनल ही है, बट वो उसका शेप क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा। तो अंडर डिफॉर्मिंग फोर्स 3 तरह का कह सकते हो कि चेंजेस होता है साइज में, शेप में। एक होता है लेंथ में, दूसरा होता है किसमें, वॉल्यूम में, तीसरा किसमें होता है, शेप में। बोल नहीं रहे हो। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो एक यहाँ तक क्लियर। जैसे मान लो ये टेबल है, इस टेबल पर हम ऐसे आराम से सपोर्ट करके ऐसे खड़े हैं, ठीक है। मान लो बहुत पतला लकड़ी होता है, बहुत पतला होता है, प्लाई का होता है, और ये सपोर्ट ऐसे दिए रहते, और हम आराम से ऐसे अगर बैठ जाते तब क्या होता है, टूट जाता। क्यों? क्योंकि हम डिफॉर्मिंग फोर्स दे रहे हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या कर रहा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे एक टेंजेंशियल फोर्स दे रहे हैं। तो टेंजेंशियल फोर्स कैसा है, किसी बॉडी के क्रॉस सेक्शन पर टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। याद रखना, शेयरिंग स्ट्रेन को समझने की कोशिश करो। मतलब जो शेयरिंग चेंज होता है, शेयरिंग चेंज कब होता है, जो बॉडी के क्रॉस सेक्शन पर, मतलब इस टेबल का क्रॉस सेक्शन ऐसा होगा, उस पर जब टेंजेंशियल फोर्स लगने की कोशिश होता है, तो उसमें भी एक कह सकते हो कि डिफॉर्मेशन आता है। वो जो डिफॉर्मेशन होता है वो कौन सा होता है, शेयरिंग डिफॉर्मेशन होता है। उसका शेप बदलता है, बदलने की कोशिश नहीं करता, लेकिन वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। मान लो कि ये इसीलिए तुमको जो देखते हो कि कभी कभी अपने को कोई बॉक्स रखना हो, और एक जब वो मिस्त्री आकर इस तरह बनाता है, मिस्त्री आकर ऐसे एक एंगल लगा देगा तुम्हारे घर में, दीवार में ऐसे फिक्स कर देगा, और इस सपोर्ट पर क्या करता है, एक ऐसे प्लाई रख देता है। रखता है कि नहीं रखता है, और इसके ऊपर कुछ रखना है तो तुम रखते हो। तो अगर बहुत पतला, तुम कहते हो ना कि वो जब भी लेकर आता है मोटा लेकर आता है, मान लो उसको नहीं पता होता, मतलब वो पढ़ा नहीं है, फिर भी उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज है कि अगर हम बहुत पतला प्लाई लेंगे और कोई भारी ऑब्जेक्ट रख दिए तुम यहाँ पर, तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, टूट जाएगा। क्योंकि ये जो वेट है, इस पॉइंट पर वेट लग रहा है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन है, एक टेंजेंशियल फोर्स नीचे की तरफ एक्सपीरियंस कर रहा है, नहीं कर रहा ये वाला, जिसकी वजह से ये इसको क्या कर रहा है, इसके शेप को मतलब डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। मतलब इस पॉइंट को यहाँ लाने की कोशिश कर, इसको यहाँ लाने, और इसको शेप को डिफॉर्म ऐसे नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके अंदर प्रॉपर्टी ये बहुत कम है, तो ये क्या होगा, टूट जाता है। और ये जो शियरिंग डिफॉर्मेशन जो दे रहे हो, इस डिफॉर्मेशन का रिस्पॉन्ड क्या है, वुडन का, अगर आयरन का होता, पतला भी होता, तब इसको बर्दाश्त कर लेता। कल तो क्या आयरन वाला सस्टेन कर जाएगा, क्यों, क्योंकि वो डिफॉर्मिंग, ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स को बियर कर सकता है। वही प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर किसका कंसेप्ट आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है शियरिंग स्ट्रेन का, चेंज इन शेप का। बुक वाला एग्जांपल पूरा गलत एग्जांपल है। पहले तो सॉलिड बॉडी नहीं है, क्योंकि पेज से मिलकर बना है। हम इलास्टिक बॉडी ले रहे हैं, दैट शुड बी सॉलिड। पता नहीं यार, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो जब भी, तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स होगा तो 2 तरह का चेंजेस होता है, स्ट्रेन और स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, इट इज चेंज इन साइज और शेप, और स्ट्रेस बाद में आएंगे, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, लेंथ बदलता है, लेंथ बदलने की कोशिश हो, लेंथ बदलता है, वॉल्यूम बदलता है, और क्या बदलता है, शेप बदलता है। तो इसीलिए हम लोग लेंथ बदलता है तो वहाँ पर एक टर्म डिफाइन करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल हम लोग स्ट्रेन एक टर्म लाते हैं। जब चेंज इन लेंथ होगा तो एक आइडिया लेकर आते हैं, कंसेप्ट लेकर आते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का कंसेप्ट लाते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है कि जैसे सपोज करो, इस चेंज को डिस्क्राइब करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए कंसेप्ट लाते हैं।
ये वाला लेंथ एल है, सपोज करो कोई एक मटेरियल है, ये लेंथ एल ले लिए, इस पर एक लोड दे देते हैं, ये लोड कुछ इस तरह है, ये लोड ऐसे दे दिए। अब ये बताओ इस लोड की वजह से ये क्या होगा, रबड़ नहीं लेते हैं, रबड़ लोगे तो तुम्हारा सारा विजुअलाइजेशन, हल्का सा कोई स्टील ले लिए, ये हल्का सा ऐसे डिफॉर्म कर गया, इसका लेंथ बदल गया, ठीक है। और ये होना ही था, हमको पता है, लोड ऐसे दे दिए, लोड है, ये लोड ऐसे दे दिए। अब ये बताओ यहाँ से ऐसे डाल दिए, यहाँ पर ये वाला लेंथ कितना आ गया बताओ। सपोज करो ये चेंज हुआ डेल्टा एल, डेल्टा एल क्या है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, इतना चेंज इन लेंथ हुआ, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। और यहां से क्या करेंगे, एक टर्म डिफाइन करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। किसको डिफाइन करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। तो होता क्या है कि एक टर्म डिफाइन करते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, इन लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शनल का, जब भी फ्रैक्शन की बात करेगा ना, तो फ्रैक्शनल का मतलब होता है, ये हमेशा याद रखना, फ्यूचर में कभी भी कहीं भी यूज करना, फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज का जनरल कंसेप्ट बताते हैं। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, सॉरी, चेंज डिवाइडेड बाई ओरिजिनल, जो चेंज हुआ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल। फ्रैक्शनल चेंज किसी के साथ भी लग गया, ये टर्म किसी के साथ लग गया, फ्रैक्शनल चेंज ये किसी के साथ लग गया, तो इसका मतलब क्या समझोगे, जो चेंज हुआ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, कुछ भी हो, जैसे चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई इनिशियल टेम्परेचर, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई इनिशियल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम बाई, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल। तो किसी भी चेंज के आगे अगर फ्रैक्शनल लग गया, इसका मतलब वो चेंज बाई इनिशियल की बात कर रहा है, ओरिजिनल या इनिशियल कह सकते हो, चेंज बाई इनिशियल की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम कहें यहाँ पर क्या लिखा हो, जल्दी बताओ, ये सब रटना नहीं है, सब रटते हो फिर भूल जाते हो, लेकिन इसके लिए सिंपल सा याद रखो, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होगा, जल्दी बताओ। इनिशियल लेंथ एल था, बस ये सिंपल सा है, मतलब ये एक लाइन का डेफिनेशन याद रखना, पूछ दिया तो हमेशा क्या कहोगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब क्या है कि जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है, अगर वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसका लेंथ बदलेगा, उस लेंथ को क्वांटिफाई करने के लिए किस टर्म एक आइडिया लेकर आते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, तो ऐसा कह सकते हो, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फ्रैक्शनल का मतलब होता है चेंज बाई इनिशियल, तो चेंज डेल्टा एल हुआ और ये इनिशियल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। इसके बाद हम लोग किसको डिफाइन करेंगे, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इसको जब भी कंफ्यूज करोगे ना, ये तभी आएगा ना जब तुम्हारा क्या होगा, एक डिफॉर्मिंग फोर्स प्रेशर हो बाहर से। ये कैसा लग रहा था, यहाँ डिफॉर्मिंग फोर्स क्या था, सिंपल लोड लिए थे, क्या लिए थे, लोड लिए थे, ठीक है। लेकिन अगर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जब भी बात करें तो ये वाला एग्जांपल बहुत अच्छा है। एक बॉल ले लेना, बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट लग रहा था, यहाँ पर पी नॉट लग रहा था, यहाँ पर पी नॉट लग रहा था, यहाँ पी नॉट लग रहा था, यहाँ पी नॉट लग रहा था, और इसको जैसे ही हाइड्रोलिक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, हाइड्रोलिक का मतलब क्या है कि पानी के अंदर किसी फ्लूइड के अंदर लेके चले गए, यहाँ जब लेकर आओगे तो उसका इनिशियल वॉल्यूम ये था, लेकिन जैसे ही अंदर लेकर आए तो उस पर जो प्रेशर है, ये प्रेशर कितना हो जाएगा, मान लो कि P हो गया, और ये प्रेशर जो होगा P हो गया, ठीक है। तो ये बताओ प्रेशर P का मतलब कितना होगा, P नॉट प्लस रो GH, पानी के अंदर लेकर आओगे तो ये हाइट, और हर पॉइंट पर, ये तो इसका रेडियस कम है, तो हर पॉइंट का चारों तरफ से प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, तो ए से डेप्थ पर लेकर आओगे तो इतना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा, इसका मतलब कि इसका जो वॉल्यूम कम हुआ, क्यों कम हुआ, चेंज इन प्रेशर की वजह से, ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम रिड्यूसेस बाई, हम बहुत छोटा चेंज ले लेते हैं, रिड्यूसेस बाई डेल्टा वी ले लेते हैं। तो पहले वॉल्यूम कितना था, वी था, पहले इसका वॉल्यूम कितना था, वी था, लेकिन जैसे यहाँ पर आया तो अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, बता सकते हो, वी माइनस डेल्टा वी, डेल्टा वी से कम हो गया, कम होगा कि नहीं होगा, चारों तरफ से प्रेशर लगेगा, हाइड्रोलिक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो इसका वॉल्यूम पहले वी था, डेल्टा वी मान लो कुछ वॉल्यूम से कम हो गया, पहले इनिशियल ये कितना था, वी था,
ये वाला कितना हो गया डेल्टा, ये वाला डेल्टा वी, मतलब टोटल वॉल्यूम ये कम, और ये काउंट करोगे तो ये डेल्टा वी है, इतना से कम हो गया, तो इसका वॉल्यूम अब फाइनल कितना होगा, वी माइनस डेल्टा वी। ये एग्जांपल रिलेट नहीं करोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। देयरफॉर इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा बता सकते हो? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज मतलब डेल्टा वी बाई क्या हो जाएगा, वी। और ये कब आएगा, जब उसके हर पॉइंट पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा। ड्यू टू चेंज इन प्रेशर मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर जब भी किसी वॉल्यूम पर अगर लगेगा तो एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से उसमें क्या होगा, एक स्ट्रेन क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वहाँ डिफाइन करेंगे। ठीक है। थर्ड क्या बताओ, शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन हम यहाँ बुक वाला एग्जांपल से समझोगे, लेकिन बट इन रियलिटी ये क्या है कि कोई भी एक सॉलिड है, उसके दोनों एंड से उसके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्सेज अगर लगेगा तो हम एक इस पर एक टेंजेंशियल फोर्स इधर लगेगा, इसकी वजह से ये डिफॉर्म हो गया। डिफॉर्म कैसे हो रहा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ चला गया, ये वाला पॉइंट यहाँ चला गया। ये जो एंगल होता है इस एंगल को फाई कहते हैं, और ये जो फाई होता है इसी फाई को क्या कहते हैं, शियरिंग स्ट्रेन। जैसे मान लो ये लेंथ एल है, ये लेंथ डेल्टा एक्स हुआ, समझ में आ रहा है? ये लेंथ कितना हुआ, ये जो शिफ्टिंग हुआ, ये शिफ्टिंग कितना का हुआ, जैसे ही टेंजेंशियल फोर्स दोगे तो डिफॉर्मेशन आएगा ना, शेप बदलेगा ना। ये दोनों, ये वाला पीरियड तो वहीं रहेगा, केवल ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर गया, ये यहाँ शिफ्ट कर गया, तो ये जितना एंगल से शिफ्ट किया उसी को कहते हैं शियरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन एंगल से डिफाइन होता है, तो जितना एंगल से शिफ्ट किया वही क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेन। ये शेयरिंग स्ट्रेन कितना होगा, ये लिख सकते हैं इसको, ये बहुत कम होता है, शेयरिंग स्ट्रेन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो अप्रॉक्स इसको 10 फाई लिख सकते हैं। थीटा बहुत छोटा होता है तो क्या लिखते हैं, इफ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो tan थीटा अप्रॉक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ थीटा, यार बोल नहीं रहे हो, तो फाई को अप्रॉक्स इक्वल टू 10 फाई लिख सकते हैं। थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा थीटा होता है ना, तो tan थीटा भी थीटा होता है, और थीटा बहुत छोटा हो तो cos थीटा 1 होता है, याद रखना। तो ये tan फाई को क्या लिखेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूला परपेंडिकुलर डेल एक्स बाई एल, ये क्या है, शियरिंग स्ट्रेन। तो एक चीज़ हम पढ़ लिए कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा तो दो चीज़ आइडिया रिलेट करते हैं, स्ट्रेन और स्ट्रेन का। तो स्ट्रेन कितने टाइप का होता है जल्दी बताओ, 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडनली, तो ये ध्यान रखना कि ये लेंथ में चेंज होगा तो वहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को डिफाइन करेंगे, फ्रैक्शनल चेंज, सिंपल फ्रैक्शनल चेंज मतलब चेंज बाई इनिशियल, और जब हम इसको डिफाइन करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो वहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करना होगा, तब इस तरह का वॉल्यूम कम होगा। एक्स्ट्रा प्रेशर हम लोग मेनली देते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर से। हाइड्रोलिक का मतलब क्या होता है कि पानी के अंदर डाल दिए, किसी फ्लूइड के अंदर डाल दिए, ठीक है, इसलिए पढ़ते हैं ना कि सबमरीन पर भी इस तरह का लगता है प्रेशर, तो उस तरह का मटेरियल हमको यूज़ करना पड़ता है। अब तुम ठीक अपने आप से रिलेट कर पाओगे, थोड़ा सा बैठ के सोचना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितने टाइप का होगा, अगर ऐसा सीनरी होगा तो यहाँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को डिफाइन करेंगे जब वॉल्यूम में चेंज होगा, डेल्टा वी बाई वी, चेंज इन वॉल्यूम कितना हो रहा है, डेल्टा वी। शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेन का कंसेप्ट कब आ जाएगा, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स, ये याद रखना, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज टेंजेंशियल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेंजेंशियल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब बीम हम लोग का ऐसा था, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, तो इस तरह का स्ट्रेन आएगा। समझ में आ रहा, लेकिन ये सब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और ये सब कब आ रहा है, जब डिफॉर्मिंग फोर्स नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया था। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेकिन ये जो वेट लग रहा है mg, ये क्या है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर क्या है कि अगर सॉलिड स्फीयर लेते हो तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एक हॉलो स्फीयर होगा, तो ये जो प्रेशर होगा हॉलो स्फीयर के हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन परपेंडिकुलर डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से होता है, और इस तरह का स्ट्रेन क्रॉस सेक्शनल के टेंजेंशियल जो फोर्स लगता है उसकी वजह से आता है। और ये बुक नहीं समझोगे, जो बीम समझोगे, बीम। समझ में आया कि नहीं आया? इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ के रखते हो, सब एकदम कॉन्फिडेंटली पढ़ा, देखो फिर ऐसा होता रहे, लेकिन एग्जैक्ट सिनेरियो ये था। तो अभी स्ट्रेस हम लोग का बाकी है, फिर इससे रिलेटेड कुछ लॉज है, तो कल मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाएगा। कल कितना बजे क्लास करोगे?